मेरी वाइफ को मुझसे शादी किए पूरे 8 साल हो चुके हैं। मेरे पास तो अपने डॉग का भी फ्रेंड है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। और हम दोनों के कांटेक्ट में रहने का बस एक ही तरीका होता है, वो है लिविंग रूम की टेबल पर छोड़ा हुआ नोट। शादी के इतने साल बाद भी हम हमेशा अपनी अपनी अलग लाइफ जीते हैं। उसका रूम सेकंड फ्लोर पर होता है और मेरा फर्स्ट फ्लोर पर। हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। रूम, बैग, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ अलग अलग रहता है, जिस पर शादी के बाद जो कुछ चीजें होनी चाहिए होती हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना होता तो मुझे तो यही लगता कि हम दोनों किसी शेयर्ड हाउस में रहने वाले रूममेट्स हैं। हमारी शादी भी इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों फैमिलीज अच्छी थीं और घर वालों के बार बार शादी के लिए प्रेशर डालने को हैंडल करना था, जिस पर दोनों फैमिलीज के एल्डर्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था। मैंने उसे 20 युआन गिफ्ट में दिए थे और उसने भी 20 युआन का डोवरी वापस दिया था, यानी कुल 40 युआन हुए थे। फिर उसकी विश के मुताबिक वो सारा पैसा एक कार्ड में रख दिया गया था और वो कार्ड मेरे पास रहता है। इसके बाद से बस इतना था कि अगर मुझे उससे कुछ कहना होता तो मैं उससे बोल सकता था, और जब तक बात बहुत ज्यादा आउटरेजस ना हो वो हर बात मान लेती है। मेरी वाइफ ऑनलाइन लिटरेचर की मास्टर है। वो अपनी स्टोरीज के कॉपीराइट्स बेचती है और उसकी इनकम भी काफी हाई होती है, जिस पर हमारी टाइमिंग्स भी पूरी तरह अलग रहती हैं। मैं दिन में काम पर जाता हूं तब वो सोना शुरू करती है, और जब मैं रात को सोने जाता हूं तब वो उठकर काम करना शुरू करती है, जिस पर पिछले कई सालों में हमने एक दूसरे से 10 वर्ड्स से भी कम बात की है। लेकिन आज पहली बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद मेरे सामने नीचे आएगी। यू क्वाइटली आज बहुत अलग तरीके से तैयार होकर नीचे आती है। उसने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई होती है, आई शैडो लगाया होता है और उसने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी होती है जो मैंने उसे पहले कभी पहने हुए नहीं देखा था, जिस पर मैं उसे थोड़ा ज्यादा देर तक देखता रहता हूँ। शायद क्योंकि मैं उसे काफी देर तक देख रहा होता हूँ, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, जिस पर वो पहले खुद को देखती है, फिर अपने चारों तरफ घूमकर देखती है और आखिर में सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, अच्छा लग रहा है, तुम बाहर जा रही हो? जिस पर यू क्वाइटली धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं डेट पर जा रही हूँ। यह सुनते ही मैं अचानक सिर घुमाकर खांसने लगता हूँ। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली के दिल में थोड़ी सी प्राइड आती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो जल्दी से कहती है कि उसे आदत है, जब वो अपनी लिटिल सिस्टर्स के साथ बाहर जाती है तब वो हैबिट से उसे भी डेट ही कह देती है। फिर वो जल्दी से जोड़ती है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर होता है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए, जिस पर मैं बस पोलाइटली इतना कहता हूँ, ध्यान से जाना। यू क्वाइटली मेरा चेहरा देखती है, फिर थोड़ा सोचती है और अचानक कहती है, वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर वो फीमेल वर्ड पर खास जोर देती है, जैसे उसे खुद थोड़ा गिल्टी फील हो रहा हो, क्योंकि अगर फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उसके पास मेल बेस्ट फ्रेंड भी है? शायद यू क्वाइटली सोचती है कि मैं अपने दिल में यही सोच रहा हूँ, जिस पर वो दांत भींचकर फिर कहती है, मेरे पास कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे आसपास कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है। लेकिन यह बोलने के बाद भी उसे और ज्यादा फील होने लगता है, जैसे उसने कोई चीटिंग की हो और फिर पकड़ी गई हो, जिस पर वो अपना सिर थपथपाती है और अपने दिल से इस गिल्ट को निकालने की कोशिश करती है। उसके आसपास कोई आदमी नहीं है, यहाँ तक कि एक भी ऑनफिशियल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उसे ऐसा गिल्टी क्यों फील हो रहा है, जिस पर उसे लगता है कि शायद मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वो खुद को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहती है। लेकिन जितना वो एक्सप्लेन करती है उतना ही उसे लगता है कि वो बिल्कुल उस इंसान जैसी लग रही है जो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। फिर वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आती है, मेरे सामने खड़ी हो जाती है और बहुत केयरफुली कहती है, लुचाओ, मैं सच में बस अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। जिस पर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक पलक झपकते ही उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आ गया है जैसे वो दांत भींच रही हो। मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ कि आखिर मैंने इस लड़की को कब ऑफेंड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो उससे मुश्किल से कुछ वर्ड्स ही बोले थे। लेकिन यू क्वाइटली का टेम्पर सच में बहुत अच्छा नहीं है। मैं साफ महसूस करता हूँ कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सही नहीं है, जिस पर मैं सिर उठाकर पूछता हूँ, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे लिए डोर खुला छोड़ दूं? यह सुनकर यू क्वाइटली कुछ नहीं कहती, बस यही उसका आखिरी जवाब होता है। फिर वो और तेज कदमों से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद भी मैं अपने दिल में यही सोचता रहता हूँ कि वो आखिर गुस्सा क्यों हुई। लड़की ने सीधे सीधे नहीं कहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो नाराज है। मैं काफी देर तक सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे सच में समझ नहीं आता कि एक सेकंड पहले तक कोई इंसान ठीक से बात कर रहा हो और अगले ही सेकंड अचानक बदल जाए, फिर ड्रामा करने लगे। आखिर में मैं बस इसी कंक्लूजन पर पहुंचता हूँ कि लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, लेकिन वो गुस्सा थी, जिस पर मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे उसे मनाना चाहिए। फिर मैं खुद ही इस बात को छोड़ देता हूँ, क्योंकि यू क्वाइटली को गुस्सा मैंने नहीं दिलाया था, और अगर मैं उससे और ज्यादा बात करता तो शायद मैं कुछ गलत बोल देता और फिर वो सच में और ज्यादा नाराज हो जाती। जिस पर मैं मेन डोर को बंद करता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूँ ताकि यू क्वाइटली वापस आए तो आसानी से अंदर आ सके। इसके बाद मैं उठकर शॉवर लेने चला जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर अगली सुबह जब मैं जल्दी उठता हूँ
तो सबसे पहले देखता हूँ कि डोर बंद है, जिस पर मुझे पता चल जाता है कि यू क्वाइटली रात को वापस आ गई थी। फिर मैं सीढ़ियों की तरफ चलता हूँ और आदत से ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ देखता हूँ। वहां हमेशा की तरह पूरी शांति होती है, जिसे देखकर मेरे दिल में फिर वही इल्यूजन आने लगता है जैसे यू क्वाइटली कभी नीचे आई ही नहीं थी और ना ही बाहर गई थी। कल रात बाहर जाने के बाद इस टाइम तक यू क्वाइटली को सोना चाहिए था। मैं उसे डिस्टर्ब करने ऊपर नहीं गया, बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला गया। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक बाउल नूडल्स और एक एग बनाया। फिर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगता हूँ। अभी भी वही एक्सपीडिशन के बाद वाला दिन चल रहा था। मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरी शादी हो चुकी है तो ब्रेकफास्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंसान के लिए बनाऊं या दो के लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं दोनों के लिए बना देता हूं। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट बनाकर यू क्वाइटली को बुलाने सेकंड फ्लोर पर जाने वाला था, तब मैं उसके रूम के अंदर जा ही नहीं पाया। अंदर से दरवाजा बंद था। मैं बाहर खड़े होकर डोर नॉक करता हूं, लेकिन यू क्वाइटली पता नहीं सच में सो रही थी या फिर फेक कर रही थी। कुल मिलाकर वो उठती नहीं है, जिस पर आखिर में मैं खुद ही 2 बाउल नूडल्स खा लेता हूँ। और सच कहूं, उस दिन मैं बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी मैं उसके रूम के अंदर नहीं जा पाया, जिस पर मुझे ऐसा फील होने लगता है जैसे मैं खुद को ही बेवकूफ बना रहा हूं। इसलिए मैं डिसाइड करता हूं कि जब तक यू क्वाइटली खुद मुझे ऊपर आने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं सेकंड फ्लोर पर नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, बहुत ज्यादा केयर कर रहा हूं। आखिर वो सिर्फ एक कोऑपरेटिव रूममेट ही तो है, उसके लिए इतना सैड फील करना भी कोई मतलब नहीं रखता। वैसे भी खाना तो अलग अलग ही खाया जाता है, हमारी लिविंग हैबिट्स भी अलग हैं, तो उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर मैं अकेले ही नूडल्स खत्म करता हूँ, बर्तन धोता हूँ और फिर काम पर जाने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। मैंने अपनी एक बुक स्टोर खोली हुई है, उसका नाम भी बहुत सिंपल है, लू चाओ लाइब्रेरी। उसकी मंथली इनकम भी बुरी नहीं है, हर महीने कई लाख तक आ जाते हैं। कम से कम मैं खुद को आराम से सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैंने बुक स्टोर के बगल में एक मिल्क टी शॉप भी खोली हुई है, जिसमें मैंने वैसे ही इन्वेस्टमेंट किया था। ज्यादातर लोग जो बुक स्टोर में आते हैं वो नेक्स्ट डोर जाकर एक कप मिल्क टी भी ले लेते हैं। मिल्क टी शॉप संभालने के लिए अलग आदमी है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस हर दिन आराम से पैसे कलेक्ट करता हूँ। और बुक स्टोर के फ्रंट डेस्क पर मैंने अपने लिए एक रिक्लाइनर भी रखी हुई है। ज्यादातर टाइम मैं उसी चेयर पर लेटा रहता हूँ, मैगजीन पढ़ते हुए। फिर करीब दोपहर के टाइम मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाला होता हूँ, तभी बाहर 2 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। एक लड़की कहती है, यू क्वाइटली, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी बुक पब्लिश हो गई है? इस बार मैं फाइनली यहाँ आ ही गई। जिस पर मुझे लगता है कि शायद दूसरी लड़की ने यू क्वाइटली को मुक्का मारने जैसा पोज किया होगा, क्योंकि अगले ही सेकंड वो कहती है, यू क्वाइटली, मैं तुम्हें पंच मार दूंगी। ये सुनते ही मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। यू क्वाइटली का नाम और उसकी आवाज, इसका मतलब बाहर खड़ी लड़की सच में यू क्वाइटली ही है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा यकीन नहीं होता, जिस पर मैं अपना फोन उठाकर टाइम देखता हूँ। यू क्वाइटली सच में दिन के टाइम बाहर आई हुई है। ये देखकर मुझे ऑलमोस्ट शॉक लगता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि यू क्वाइटली कोई वैम्पायर है, मतलब वो ऐसी इंसान है जो दिन में बाहर नहीं निकलती। मैं रिलाइनर पर लेटा हुआ था, अगर कोई फ्रंट डेस्क की तरफ ना देखे तो उसे मैं दिखाई भी नहीं देता, जिस पर मैं धीरे से उठकर सीधा बैठ जाता हूँ ताकि बस मेरा सिर दिखे। वहां 2 लड़कियां खड़ी थीं, उनमें से एक यू क्वाइटली थी और दूसरी उसके साथ आई हुई लड़की थी जिसे मैं नहीं जानता। उस लड़की का लुक यू क्वाइटली से भी ज्यादा टायर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो उससे ज्यादा अच्छी लग रही थी। दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप की गर्ल्स थीं। कल मैंने यू क्वाइटली को अच्छे से तैयार होकर देखा था, इसलिए मुझे लगा था कि वो शायद वही टाइप की लड़की है जो मेकअप करने के बाद बहुत प्रिटी लगती है। लेकिन आज जाकर मुझे समझ आता है कि यू क्वाइटली तो वैसे ही यूथ ड्रामा वाली हीरोइन जैसी लगती है। जिस पर यू क्वाइटली बुक स्टोर ओनर को देखने के लिए पलटती है और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ जाती है, जिसे देखकर मुझे अचानक ऐसा फील होता है जैसे मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हूं। मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था? मेरी नजर उसे देखकर ऐसी लग रही थी जैसे मैं रात को उसे सीक्रेटली कॉल करता हूं। जिस पर यू क्वाइटली ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में अपने बगल वाली बेस्ट फ्रेंड की तरफ उंगली कर देती है। फिर उसके होंठ धीरे से हिलते हैं, जैसे वो कह रही हो, फीमेल फीमेल, जैसे वो मुझे फिर से बता रही हो कि ये लड़की ही उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मैं सोचता हूँ, वो ये सब क्यों कह रही है? क्या वो मुझे किसी से मिलवाना चाहती है? लेकिन यू क्वाइटली इतनी जनरस नहीं हो सकती। अगर वो किसी लड़के के साथ बाहर जाती तो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम होती, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं किसी और लड़की के साथ होता तो उसे भी प्रॉब्लम होती। और वैसे भी अगर मुझे किसी और लड़की को ढूंढना ही होता तो मैं पहले डिवोर्स ले सकता था, उसके बाद मैं कुछ भी करूं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर यू क्वाइटली मुझे किसी से मिलवाना भी चाहती तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो नहीं मिलवाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे देखती है और कहती है, तुम ऐसे चुपचाप खड़ी होकर क्या कर रही हो? उसकी बेस्ट फ्रेंड नोटिस करती है कि यू क्वाइटली काफी देर से वहीं खड़ी है और हिल भी नहीं रही, जिस पर वो पीछे मुड़कर उसकी नजर फॉलो करती है और फिर वो देखती है कि यू क्वाइटली लगातार बुक स्टोर ओनर को देख रही है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सोचती है, यू क्वाइटली आखिर उसे ऐसे क्यों देख रही है? लेकिन फिर उसे याद आता है कि यू क्वाइटली की तो शादी हो चुकी है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड पहले मेरी तरफ देखती है, फिर यू क्वाइटली की तरफ, और उसे फील होने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है।
वैसे बुक स्टोर ओनर का यू क्वाइटली को देखना कोई अजीब बात नहीं है। आखिर यू क्वाइटली इतनी खूबसूरत है तो लोग उसे देखेंगे ही, लेकिन यू क्वाइटली का इस तरह किसी और आदमी को देखना ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मन में सोचती है कि उसे यू क्वाइटली को समझाना पड़ेगा, वो उसे ऐसे किसी फायर पिट में नहीं गिरने दे सकती। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ यू क्वाइटली के सामने हिलाती है जैसे किसी का स्पेल कास्ट इंटरप्ट कर रही हो और कहती है, क्या देख रही हो? जिस पर यू क्वाइटली अचानक होश में वापस आती है और अगले ही मोमेंट यू क्वाइटली अपनी जान बचाने की तरह जल्दी से अपनी बेस्ट फ्रेंड के कपड़े खींचती है और कहती है, मैं अचानक से बुक स्टोर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे लिए बाद में ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, फिर वो तुम्हारे घर भेज दूंगी। असल में यू क्वाइटली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस बुक स्टोर में आई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड चाहती थी कि यू क्वाइटली अपनी पब्लिश हुई बुक उसे खुद खरीद कर दे, लेकिन यू क्वाइटली ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बुक स्टोर का ओनर मैं निकलूंगा। वैसे मेरा ओनर होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इंस्टिंक्टिवली यू क्वाइटली अंदर नहीं जाना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो बातें कर रही थी, पता नहीं मैंने सुना था या नहीं, लेकिन यू क्वाइटली हर चीज के लिए वर्स्ट सिचुएशन सोचती है, जिस पर वो क्वाइटली सोचती है कि शायद मुझे उसकी बुक लिखने वाली बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उसका सीक्रेट नहीं पता था और यू क्वाइटली चाहती भी नहीं थी कि मुझे पता चले। आखिर ये इतना बड़ा सीक्रेट था जो उसके पेरेंट्स तक को नहीं पता था। यू क्वाइटली को हमेशा लगता था कि सीक्रेट्स रखना बहुत शर्म वाली बात है, और जो बुक्स वो लिखती थी उन्हें लेकर तो उसे और भी ज्यादा शर्म आती थी, जिस पर वो तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को खींचकर वापस ले जाना चाहती है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को शायद कुछ समझ नहीं आता। वो उल्टा उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर खींचते हुए कहती है, डर किस बात का है? ये बस एक बुक स्टोर ही तो है, बुक यहीं मिल जाएगी, फिर ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करना है? उसकी बेस्ट फ्रेंड को यू क्वाइटली का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो अपने दिमाग में इसका रीजन कुछ और ही बना लेती है। उसे लगता है कि यू क्वाइटली का ऐसा रिएक्ट करना शायद जेलसी की वजह से है, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मन में सोचती है कि अगर किसी लड़की का कोई लवर होता है तो वो ऑब्वियसली जेलस होगी। इसी वजह से वो यू क्वाइटली को ऐसे भागने नहीं देना चाहती थी। बाहर वाली औरत कैसी है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यू क्वाइटली को ऐसे चुपचाप हारते हुए नहीं देख सकती थी। वैसे बुक स्टोर में जब कोई बुक खरीदने आता है तो उसे किसी सर्विस की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर कस्टमर अंदर आते हैं, अपनी पसंद की बुक ढूंढते हैं, फिर या तो बैठकर पढ़ते हैं या पेमेंट करके चले जाते हैं, और कुछ लोग तो बस बुक स्टोर में एसी में बैठकर फोन चलाते रहते हैं। इसलिए मेरे डेली काम में कस्टमर को सर्व करना शामिल नहीं होता। सिर्फ जब किसी को कोई बुक नहीं मिलती तभी मैं उठकर उसकी मदद करता हूँ। जिस पर जब यू क्वाइटली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अंदर आती है तब भी मैं अपनी जगह से उठता नहीं हूँ, मैं वहीं बैठा रहता हूँ। इस टाइम यू क्वाइटली सच में भाग जाना चाहती थी। वो सोचती है कि शायद उसे आज बाहर आना ही नहीं चाहिए था, नहीं, उसे इस बुक स्टोर में एंटर ही नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल वैसे फील कर रही थी जैसे कोई ब्यूटी प्रेसिडेंट वाली विलेन जिसे हीरोइन हर बार हरा देती है, लेकिन आखिर में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जिद के आगे हार जाती है। थोड़ी देर बाद यू क्वाइटली 2 बुक्स हाथ में लेकर मेरे सामने पेमेंट करने आती है। असल में वो बुक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए थीं, इसलिए ऑब्वियसली पेमेंट भी यू क्वाइटली ही करती। लेकिन जब यू क्वाइटली उन बुक्स को लेकर मेरे सामने आती है तब मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन दोनों बुक्स को देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता है। मैं इस बुक स्टोर का ओनर हूँ, यहाँ रखी हुई हर बुक मैंने खुद रखी है, इसलिए सिर्फ कवर देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो कैसी बुक होगी, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। यू क्वाइटली बहुत शर्माते हुए वो बुक्स मुझे देती है, जिस पर मैं कैजुअली उसकी तरफ देखता हूँ, फिर उन बुक्स के टाइटल पर नजर डालता हूँ। एक का नाम होता है डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट्स कंटेम्प्ट फॉर द कोऑपरेटिव वाइफ और दूसरी का नाम होता है माय जेंटल हग जून। ये देखकर मैं अपने दिल में क्वाइटली हंस देता हूँ। मुझे अचानक लगता है कि यू क्वाइटली सच में बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है। ये वही यू क्वाइटली है जो हमेशा बहुत सीरियस और डीप दिखती है, लेकिन वो सीक्रेटली ऐसी बुक्स लिखती है। अब मुझे समझ आता है कि वो अपनी बुक्स के बारे में किसी को क्यों नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उनके टाइटल्स सच में थोड़े एम्बैरेसिंग थे। जिस पर यू क्वाइटली नंब होकर खड़ी रहती है। उसे लगता है कि उसका बॉडी और सोल दोनों अनकंफर्टेबल हो गए हैं। वो मन में सोचती है, दुनिया में मेरे जैसा इंसान कैसे हो सकता है? मैं भले ही सीरियस फेस बनाकर बुक देख रहा हूँ, लेकिन यू क्वाइटली को लगता है कि जब मैं उन टाइटल्स को पढ़ता हूँ तब मेरे माउथ के कॉर्नर पर एक वियर्ड सा स्माइल आ जाता है, जैसे मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। लेकिन मैं उतना बोल्ड नहीं था जितनी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उन बुक्स के टाइटल देखे वो पीछे खड़ी होकर क्वाइटली हंसने लगती है, जिस पर यू क्वाइटली के सिर पर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। उसे लगता है कि उसके आगे भी भेड़िया खड़ा है और पीछे भी टाइगर, और हम दोनों मिलकर उसे बली कर रहे हैं। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड आगे आती है और उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहती है, यू क्वाइटली, डर किस बात का है? इस बुक के टाइटल में ऐसा क्या गलत है? हाँ, थोड़ा अगली है, थोड़ा नहीं, काफी अगली है, लेकिन तुम इससे इतना पैसा कमाती हो। वो अभी भी उसे टीज कर रही थी, लेकिन यू क्वाइटली को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस टाइटल में अगली क्या है। उसे तो ये टाइटल्स बहुत अच्छे लगते थे, जिस पर वो शर्म और गुस्से से भर जाती है। आखिर में वो दांत भींच कर मुझे देखती है और कहती है, पेमेंट। ये बात उसने मुझसे कही थी, जिस पर मैं अपनी हंसी रोकता हूँ। फिर एक बैग निकालता हूँ, उन दोनों बुक्स को उसमें डालता हूँ और वो बैग यू क्वाइटली को दे देता हूँ। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, पैसे नहीं चाहिए, अभी जो मैंने
हंसी उड़ाई, उसे अपोलॉजी समझ लो। वैसे भी ये सिर्फ 2 बुक्स थीं, दोनों मिलाकर कुछ ही डॉलर्स की होंगी। और वैसे भी यू क्वाइटली और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, इतने से पैसे की क्या बात करनी। लेकिन यू क्वाइटली मुझे घूर कर देखने लगती है, क्योंकि मैं अभी भी उसके प्रेसिडेंट वाली बुक के बारे में सोच रहा था। असल में उस बुक में बुरा क्या था? हाँ, थोड़ा पुराना टाइप का टाइटल था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं था, जिस पर यू क्वाइटली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे फ्री में बुक देने की बात कर रहा था और उसने मना भी नहीं किया था। फिर अब क्यों? क्या वो मेरा सारा पैसा खर्च करके मुझे बैंकरप्ट कर देगी? लेकिन ऐसा सोचने की वजह सिर्फ ये थी क्योंकि मैंने उसकी हंसी उड़ा दी थी। यू क्वाइटली जैसे ही बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक बहुत अलर्ट हो जाती है, जिस पर वो तुरंत हाथ बढ़ाकर बैग पकड़ लेती है और यू क्वाइटली को अपने पीछे करते हुए कहती है, रुको। शाओशा और मैं दोनों एक साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखते हैं। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है, नहीं, फ्री में देने की जरूरत नहीं है, जितने पैसे बनते हैं वो उतने ही लेंगे। ऐसा कौन सा रीजन है कि बॉस को लॉस करना पड़े? जिस पर यू शाओशाओ धीरे से अपनी बेस्ट फ्रेंड की स्लीव खींचती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा पूछती है, कितने पैसे हुए? मैं पे करती हूँ। उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अनईजी फील हो रहा था। उसे हमेशा लगता था कि यू शाओशाओ के इरादे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सामने खड़ा ये थिक आईब्रोज और बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी भी कोई सीधा इंसान नहीं है। यू शाओशाओ को लगता है कि 2 बुक्स की कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं सोचती। आज अगर यू शाओशाओ बुक स्टोर ओनर से फ्री में बुक्स ले लेती है, तो कल उसे मिल्क टी पिलानी पड़ेगी। फिर उसके अगले दिन बुक स्टोर ओनर उसे खाने पर बुलाएगा। फिर उसके बाद शायद यू शाओशाओ उसे बारबेक्यू खिलाएगी, जिस पर ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशन बढ़ने लगेगा। नॉर्मली ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यू शाओशाओ शादीशुदा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके हस्बैंड को कभी नहीं देखा, लेकिन हस्बैंड तो है ही। और किसी भी लड़की के लिए किसी आदमी को रिजेक्ट करने का पहला स्टेप यही होता है कि उसकी किसी भी तरह की काइंडनेस एक्सेप्ट मत करो। हर चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई छोटी चीज ही क्यों ना हो। जैसे ये बुक्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी किसी और से क्यों लेनी चाहिए? यू शाओशाओ खुद भी कोई बहुत रिच नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके हिसाब से किसी आदमी को दूर रखना है तो छोटी छोटी चीजों का लालच भी नहीं करना चाहिए, जिस पर वो बहुत जल्दी से बैग में हाथ डालती है, एक रेड नोट निकालती है और उसे टेबल पर पटकते हुए कहती है, बाकी वापस नहीं चाहिए। फिर वो जल्दी से बुक्स उठाती है, यू शाओशाओ का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर की तरफ खींच ले जाती है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि यू शाओशाओ को मुझे ये तक कहने का मौका नहीं मिलता कि बाकी पैसे उसे दे देना, जिस पर बाहर जाते हुए वो बस एक बार पीछे मुड़कर मुझे थोड़ा हेल्पलेस लुक देती है। मैं थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा छूता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर मैंने किया क्या है। क्या मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड के बहुत करीब चला गया था? लेकिन मैंने तो उससे मुश्किल से कुछ वर्ड्स ही बोले थे। फिर भी मैं आखिर में वही सोचता हूँ कि लड़कियों का टेम्पर सच में बहुत अजीब होता है। मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन यू शाओशाओ फिर से गुस्सा हो गई, जिस पर मैं वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता हूँ। लेकिन यू शाओशाओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद मुझे फिर से दोनों की आवाज सुनाई देती है और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा उसकी बेस्ट फ्रेंड ही बोल रही थी। वो यू शाओशाओ को डांट रही थी। वो कहती है, यू शाओशाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है, थोड़ा कंट्रोल में रह सकती हो क्या? यू शाओशाओ उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड के वर्ड्स थोड़े रफ थे। उसे समझ नहीं आता कि शादी का इसमें क्या लेना देना है और कंट्रोल में रहने का मतलब क्या होता है। कंट्रोल तो तब किया जाता है जब किसी के अंदर कोई फीलिंग हो, लेकिन यू शाओशाओ को कौन सी फीलिंग कंट्रोल करनी है? जिस पर वो थोड़ी देर सोचती है। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिर में वो अपने हिसाब से एक आंसर निकालती है। फिर वो धीरे से अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी उस बॉस के साथ थोड़ा ज्यादा रूड थी, इसलिए तुम कह रही हो कि मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए? उसकी बेस्ट फ्रेंड ये सुनकर और भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या यू शाओशाओ को लगता है कि वो अभी बस रूड थी? असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो साफ साफ लग रहा था कि यू शाओशाओ को वो बुक स्टोर ओनर पसंद है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां सिर्फ उसी इंसान के सामने ऐसे बिहेव करती हैं जिसे वो पसंद करती हैं। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड डिसाइड करती है कि वो अभी बुक स्टोर ओनर वाली बात को आगे नहीं बढ़ाएगी, जिस पर वो टॉपिक बदल देती है और सीधे यू शाओशाओ के हस्बैंड की बात छेड़ देती है। वो अपना हाथ यू शाओशाओ के शोल्डर पर रखती है और बहुत धीरे से कहती है, वैसे तुम मुझे अपने हस्बैंड से कब मिलवाओगी? यू शाओशाओ जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ अपने शोल्डर पर फील करती है, वो तुरंत उसे हटा देती है। फिर उसे थोड़ा डिसलाइक करते हुए कहती है, तुम इतनी दूर से यहाँ आई हो और मुझे मिलने नहीं, मेरे हस्बैंड को देखने आई हो, है ना? जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड तुरंत बोलती है, ऐसा मत बोलो, मेरा ऑलरेडी फियांसेस है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को देखकर क्या करूंगी? फिर वो हंसते हुए कहती है, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मैं इतनी दूर से आई हूं, तो क्या तुम दोनों मुझे खाना भी नहीं खिलाओगे? ऐसा मत बोलना कि तुम मुझे एक मील तक नहीं खिला सकती। यह सुनते ही काफी देर से चुप यू शाओशाओ का दिमाग थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। उसे फील होता है कि उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या जवाब दे। अगर वो मुझे साथ चलने के लिए बोलेगी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खाने पर बुलाएगी तो शायद मैं मान जाऊंगा। ऑफ कोर्स उसकी बेस्ट फ्रेंड की वजह से नहीं, सिर्फ यू शाओशाओ की वजह से। आखिर अगर सामने वाला खुद इनवाइट करे और मैं ना जाऊं तो क्या यू शाओशाओ की इंसल्ट नहीं होगी? वैसे भी मैं अभी फ्री ही हूं,
लेकिन फिर भी मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूँ क्योंकि ये पहली बार होगा जब मैं किसी लड़की के साथ खाना खाने जाऊंगा और उस लड़की में यू क्वाइटली भी शामिल है, जिस पर मैं अपने दिमाग में सोचने लगता हूँ कि अगर हम साथ में खाने गए तो क्या मुझे यू श्याओ श्याओ की प्लेट में डिशेस डालनी चाहिए। बुक स्टोर से थोड़ा दूर आने के बाद भी उसकी बेस्ट फ्रेंड को लगता है कि यू क्वाइटली अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। यू क्वाइटली के हाथ में मिल्क टी थी लेकिन उसने उसे हार्डली पिया था। वो बस एक सिप लेती है, फिर उसे हाथ में पकड़े रहती है। स्ट्रॉ पर उसकी लिपस्टिक का निशान रह जाता है। ऑफ कोर्स यू क्वाइटली सच में बेहोश नहीं हुई थी। वो सिर्फ अपने दिमाग में बार बार यही सोच रही थी कि घर वापस जाने के बाद वो मेरा सामना कैसे करेगी। अभी जो मैंने उसे देखा था वो उसे बार बार याद आ रहा था। उसे फील होता है जैसे मेरी नजर ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया हो, जिस पर वो मन में बार बार सोचती है, डैम डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट, डैम इविल कॉन्कुबिन, मुझे ऐसी बुक्स लिखनी ही नहीं चाहिए थी। उस ट्री शॉप। यू चुपचाप अपने मन में सोचता है, जिस पर वो अंदर ही अंदर थोड़ा सल्क भी करता है और फिर अचानक से अपना हाथ उठाकर मिल्क टी की एक सिप लेता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि यू क्वाइटली कुछ बोल ही नहीं रहा है तो वो अपना हाथ उठाकर यू जिंग के सिर पर हल्का सा नॉक कर देती है और कहती है, क्या सोच रहे हो यू क्वाइटली, मैं तुम्हें बता रही हूँ उसके बारे में मत सोचो। जिस पर यू क्वाइटली अपना सिर पकड़ लेता है, अपना चेहरा नीचे छुपाता है और फिर कहता है, अगली बार मारना हो तो थोड़ा धीरे मारना। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड अचानक से यू क्वाइटली की तरफ देखती है, जिस पर यू क्वाइटली एक हाथ से उसकी फेस को थोड़ा दूर पुश कर देता है और कहता है, ये क्या कर रही हो, मैं एक हैजर्डरी फादर हूँ, मेरे इतना क्लोज मत आओ, जाओ अपने फियांसे को ढूंढो। जिस पर अचानक उसकी गर्लफ्रेंड को जैसे कुछ याद आता है। वो तुरंत सीधी होकर खड़ी हो जाती है, अपने हाथ फोल्ड करती है, यू क्वाइटली को देखती है और फिर साई करते हुए कहती है, यू क्वाइटली, तुम्हें सच में उस ट्री शॉप ओनर को याद रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उससे मिलो और फिर उसी से प्यार कर बैठो। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत कहता है, नहीं। और फिर वो आगे कहता है, मुझे याद है कि तुम सी किंग टाइप नहीं हो, लेकिन तुम जितना बोलती जा रही हो उतना ही ज्यादा आउटरेजियस होती जा रही हो। यू क्वाइटली उसे इग्नोर करना चाहता है, जिस पर वो अपना पूरा ध्यान फिर से मिल्क टी पर लगा देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी एनालिसिस करती रहती है और कहती है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तुम यहाँ रहते हो, शायद तुम पहले से ही। जिस पर वो अचानक रुक जाती है और फिर कहती है, नहीं, उसने हमसे मिलते ही ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तुम यू क्वाइटली हो, लेकिन क्या तुम अपने हस्बैंड के लायक हो। जिसके जवाब में यू क्वाइटली उसे बहुत हेल्पलेस एक्सप्रेशन से देखता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जो इंसान अभी मेरे साथ एक्ट नहीं कर रहा था वही मेरा हस्बैंड है तो। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कुछ देर के लिए पूरी तरह स्टंट रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे बात समझ आती है और वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती है, जिस पर वो तुरंत कहती है, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल फेक लग रहा है। कल डिनर पर तुमने एक स्ट्रॉ बांध कर मेरे सामने उठा दिया और कहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। असल में अपनी शादी के बारे में यू क्वाइटली के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं था। उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया था, लेकिन वो जानबूझकर नहीं छुपा रहा था। बस उसकी गर्लफ्रेंड के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी। हालांकि शादी होना नॉर्मल बात है, लेकिन यू क्वाइटली कभी किसी को अपनी मैरिड लाइफ की फोटो दिखाना नहीं चाहता था। और फिर बात कल के डिनर पर आ जाती है, जिस पर यू क्वाइटली तुरंत कहता है, कल का डिनर तुम ही पे करोगी, तुम अभी भी मुझे डांट रही हो और कह रही हो कि मैं सीक्रेटली तुमसे कांटेक्ट करता हूं। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ठीक है, अगर खर्च नहीं करना तो मत करो, वो बहुत गरीब है, ओके। तुम दोनों ऑनेस्टली कभी मिले जुले भी नहीं हो। यह कहकर उसकी गर्लफ्रेंड फिर से आंखें रोल करती है और कैजुअली पूछती है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम अपने हस्बैंड को कब डिवोर्स देने वाली हो। ये सुनते ही यू क्वाइटली ऐसे रिएक्ट करता है जैसे किसी ने उसकी टेल पर पैर रख दिया हो। वो तुरंत घबराकर कहता है, किसने कहा कि मैं डिवोर्स लेने वाला हूं। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड को यू जिंग का रिएक्शन थोड़ा फनी लगता है। वो लगभग समझ चुकी होती है कि यू क्वाइटली क्या सोच रहा है, लेकिन अभी वो बस उसे टीज करना चाहती है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड फिर से कहती है, अरे अभी तुम खुद नहीं कह रही थी कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। जिस पर यू क्वाइटली कुछ देर चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, हालांकि मुझे लू चाओ पसंद नहीं है, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करता। हम इतने सालों से साथ हैं। सच कहूं तो वो बहुत ऑनरेबल है और मैं उसकी थैंकफुल हूं कि उसने मेरी इतनी सारी बैड हैबिट्स को टॉलरेट किया है। मैं रात के बीच में उठकर टेकआउट लेने चली जाती हूँ या खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन वो कभी फंस नहीं करता। लू चाओ मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी वो मेरी कमियों को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद यू क्वाइटली धीरे से कहता है, मैं बस ये सोचता हूँ कि आखिर लू चाओ और मेरी शादी हुई है। जब तक हमारे बीच किसी बड़ी बात को लेकर कोई कॉन्ट्रडिक्शन या डिफरेंस नहीं होता, तब तक हम डिवोर्स नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स अगर लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो उसे सॉल्व किया जा सकता है, और अगर कभी फ्यूचर में उसे कोई और पसंद आ जाए। ये कहते हुए यू क्वाइटली थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है, अगर वो मुझे डिवोर्स देना चाहे तो मैं सैड नहीं होऊंगा, क्योंकि शायद हमारी फेट बस यहीं तक थी। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराती है और फिर उसे देखती हुई कहती है, तुम सच में बहुत कामली सोच लेते हो। लेकिन फिर उसकी आवाज अचानक बदल जाती है और वो इरिटेटेड टोन में कहती है, अगर मेरी शादी की ड्रेस पहनकर कोई दूसरा इंसान मुझे छोड़ने की कोशिश करे तो मैं उसका सिर घुमा दूंगी। जिस पर यू क्वाइटली थोड़ा लेफ्ट साइड में हट जाता है और कहता है, तुम बहुत डेंजरस हो। इसके बाद मैं आज थोड़ा लेट वापस आता हूँ। टाइम लगभग 7 या 8 बजे जैसा लग रहा होता है। मुझे लगा था कि यू क्वाइटली इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा,
क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ था। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तब तक ऑफिशियली डिनर का टाइम हो चुका होता है। फिर भी मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ क्योंकि यू क्वाइटली अपने घोस्टली सीक्रेट के साथ खाना नहीं खा रहा होता है। जिस पर यू क्वाइटली दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सेट सुनता है। वो सबकॉन्शियसली ऊपर देखता है, फिर मेरी तरफ आता है और मुझे हेलो बोलता है, गुड मॉर्निंग। यह बोलते ही उसे एहसास होता है कि उसने गलत बोल दिया, जिस पर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर गुड मॉर्निंग कहना क्लियरली सही नहीं था। यू क्वाइटली जैसे कुछ कहना चाहता है लेकिन उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, जिस पर वो फिर से अपना सिर नीचे कर लेता है। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आता है, वो फिर से ऊपर देखता है और मुझसे पूछता है, क्या तुम खाना खाओगे? यह सुनकर मुझे सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगने लगता है। यू क्वाइटली मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है और इस टाइम पर मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि जब दुनिया इतनी अबनॉर्मल लगे तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मुझे अभी भी याद है कि आज दोपहर यू क्वाइटली ने मुझे एक अजीब नजर से देखा था, जिस पर मैं सोचने लगता हूँ क्या उस लुक का मतलब ये था कि जब मैं घर वापस आऊंगा तब वो मेरा हिसाब करेगा। मैं दोपहर की बात याद करता हूँ जब मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर गया था। फिर मैं ध्यान से सोचता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड से मुश्किल से कुछ बातें ही की थीं। और फिर अचानक यू क्वाइटली फिर से अपना सिर थपथपाता है, मेरी तरफ देखता है और कहता है, सॉरी मैं भूल गया था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया ही नहीं। जिस पर मैं थोड़ा चोक हो जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर खुद बना लूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं समझ जाता हूँ कि इस वुमन की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यू क्वाइटली नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन यू क्वाइटली का रियल में मेरे साथ खेलने का कोई मतलब नहीं होता। लोगों की कॉमन ग्रीटिंग भी यही होती है कि खाना खाया या नहीं, साथ में खाना है क्या। यू क्वाइटली बस कैजुअली पूछता है, वो यूजुअली मेरे साथ नहीं खाता एंड ऑब्वियसली खाना बनाते टाइम वो किसी और के लिए नहीं बनाता। वैसे एक सर्विंग और बना देना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यू क्वाइटली को ये क्लियर नहीं होता कि मैं खाऊंगा भी या नहीं, और ज्यादा बना दिया तो वेस्ट हो जाएगा। वो खुद भी इतना फिनिश नहीं कर पाता। जिस पर यू क्वाइटली को अचानक कुछ याद आता है। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, वरना तुम एक एग टार्ट खा सकते हो। उसके पास मेरे साथ शेयर करने के लिए और कुछ नहीं होता, उसमें कोई स्टबर्ननेस नहीं होती। वो बस क्वाइटली मेरी तरफ बढ़ जाता है। जिस पर यू क्वाइटली सोचता है कि शायद मैं खाना चाहता हूँ, इसलिए वो अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है और टेबल पर रखे एक टार्ट में से एक निकाल लेता है। और जैसे ही मैं पास आता हूँ, यू क्वाइटली वो एक टार्ट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा देता है, जिस पर वो खुद वहीं बैठा रहता है और मैं खड़ा रहता हूँ। हमारी करंट हाइट ऐसी होती है कि यू क्वाइटली को मुझे एक टार्ट देने के लिए उसी पोजीशन में रहना पड़ता है। मैं पहली बार में उसे नहीं लेता, बल्कि पहले यू क्वाइटली की तरफ देखता हूँ। उसके होंठ के कोने पर थोड़ा ऑयल लगा होता है, शायद अभी जो उसने चिकन लेग खाया था उसी से लग गया था। और यू क्वाइटली जो नूडल्स खा रहा होता है वो भी काफी रिच होते हैं। उनमें एक फ्राइड एग होता है, ऊपर एक बड़ा चिकन लेग रखा होता है, सामने 3 एक टार्ट पड़े होते हैं और लेफ्ट साइड में 1 कप मिल्क टी भी रखा होता है। और यू क्वाइटली के हाथ में भी एक एक टार्ट होता है, जिस पर मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ और फिर अपना वॉलेट निकालता हूँ। मैं उसे वो पैसे वापस देने वाला होता हूँ जो उसकी गर्लफ्रेंड ने आज दोपहर उसे बुक्स खरीदने के लिए दिए थे। जिस पर यू क्वाइटली मुझे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। मैं कहता हूँ, ये वही पैसे हैं जो तुम्हारी फ्रेंड ने दोपहर में तुम्हें बुक्स खरीदने के लिए दिए थे। जिस पर यू क्वाइटली कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये मुझे दे रहे हो। फिर वो थोड़ा रुकता है और कहता है, उसने कहा था कि मुझे पैसे देना, तुम्हारे पैसे के बारे में बात नहीं की थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहती थी कि यू क्वाइटली किसी दूसरे आदमी से गिफ्ट एक्सेप्ट करे, लेकिन मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसकी गर्लफ्रेंड के ना होने पर मैं यू क्वाइटली को कुछ दूं। जिस पर यू क्वाइटली ज्यादा नहीं सोचता, वो हल्का सा स्माइल करता है और फिर अपने हाथ में पकड़ा एक टार्ट सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। इसके बाद वो एक टिश्यू निकालता है, अपने हाथों पर लगा ऑयल साफ करता है, फिर दोनों हाथों से पैसे लेता है और सीधे अपने वॉलेट में रख देता है। फ्री के 100 रुपए मिलते ही वो काफी खुश लगने लगता है। मैं फिर उसकी एक्सप्रेशन देखता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली पैसे रखकर अचानक कुछ सोचने लगता है। फिर वो एक और एग टार्ट उठाता है, सामने रखे एग टार्ट के बॉक्स में से एक निकालता है और मेरी तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ, वो मुझे देने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो नोटिस करता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। जिस पर वो तुरंत अपना चेहरा थोड़ा नीचे कर लेता है, जल्दी से नजरें हटा लेता है और फिर क्वाइटली मुझे वो एग टार्ट पकड़ा देता है। मैं धीरे से कहता हूँ, थैंक यू। जिस पर यू क्वाइटली को अपने चेहरे पर हल्की गर्मी फील होने लगती है। अभी मैंने उसे जिस तरह देखा था वो उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और यही देखकर उसे दोपहर वाली बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसे कुछ दिन के लिए बाहर चले जाना चाहिए था, थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहना चाहिए था और फिर वापस आना चाहिए था। लेकिन फिर वो अपने मन में कहता है, वाह क्या जेंटल टायरेंट है। वो बुक उसने नहीं लिखी थी। यू क्वाइटली ऐसा ओल्ड फैशन्ड लोगों को हुक करने वाला टॉर्चर टाइप चीजें नहीं लिखता। जिस पर यू क्वाइटली प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से नूडल्स खाना शुरू कर देता है। एक चॉपस्टिक नूडल्स उठाता है, फिर चिकन लेग का एक बाइट लेता है और फिर नूडल सूप की एक सिप लेता है। वो अभी उठने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नजर अचानक मेरी तरफ चली जाती है, जिस पर वो तुरंत ऊपर देखता है और मुझे बुलाता है। असल में वो सोच रहा होता है कि मुझे कल खाने पर बाहर ले जाए, लेकिन वो मेरे साथ इतना फेमिलियर नहीं होता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि कैसे बोले। जिस पर मैं रुक जाता हूँ और उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, क्या हुआ?
यू क्वाइटली कुछ देर तक मुझे देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे बोले। आखिर में वो बस मेरे पास वाली चेयर की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, रूम में वापस जाने की जल्दी मत करो, क्योंकि अभी सिर्फ हम दोनों ही यहाँ होते हैं, इसलिए उसके पास बात करने का चांस होता है। ऐसी चीजें किसी और पर नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि उसे मेरी इच्छा भी कंसिडर करनी होती है। लेकिन यू क्वाइटली को ये नहीं पता होता कि मैं उसके साथ खाने पर जाने के लिए मानूंगा भी या नहीं, जिस पर मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ। लेकिन फिर भी यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और वो चिकन लेग का एक बाइट लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो ऊपर देखकर कहता है, तुम 1 मिनट वेट करो, मैं पहले थोड़ा सोच लूं। उसे पहले से इमेजिन करना होता है कि उसकी मॉम क्या कहेगी, तभी वो मुझे साथ ले जा पाएगा। जिस पर मैं उसकी तरफ एक फोर्स्ड स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। असल में मैं बस पोलाइटली बोल रहा होता हूँ, लेकिन कौन जानता था कि यू क्वाइटली सच में जल्दी नहीं करेगा। वो एक बाइट नूडल्स का खाता है, फिर चिकन लेग खाता है, फिर मिल्क टी पीता है। जब वो खाता है तो उसका लुक बिल्कुल वैसा लगता है जैसे मैंने पहले जो छोटा ग्रे रैट पाला था। जिस पर मैं सोचने लगता हूँ, यू क्वाइटली का मतलब क्या है? क्या वो मुझे बस यहाँ बैठाकर खुद को खाते हुए दिखाना चाहता है? क्या वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है? मैं वैसे भी यहाँ बैठकर काफी ऑकवर्ड फील कर रहा होता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। और तभी जब यू क्वाइटली फाइनली कुछ बोलने वाला होता है, मैं उससे पहले बोल देता हूँ, बाय द वे, तुम आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना था? वो पिछले कुछ दिनों से यहीं रह रहा होता है। अगर उसे जाना भी हो तो वो कल दिन में कभी भी जा सकता है। वो थोड़ा स्लीपी लग रहा होता है, हालांकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई होती, लेकिन वो बाहर घूमकर आया होता है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया था और अलार्म क्लॉक की वजह से उसकी आंख 11 बजे के बाद खुली थी। अगर इसे किसी नॉर्मल इंसान के शेड्यूल में कन्वर्ट किया जाए तो यू क्वाइटली को रात के बीच में सोना चाहिए था और फिर बाहर खेलने जाना चाहिए था, जिस पर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। मैं बस सिर हिलाता हूँ, कुछ नहीं बोलता, और फिर मैं मन में सोचने लगता हूँ, यू क्वाइटली की बेस्ट फ्रेंड भी मुझे साथ खींचना चाहती थी। मैं बस वेट कर रहा था कि यू क्वाइटली खुद डिनर वाली बात शुरू करे, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि यू क्वाइटली का पूरा ध्यान नूडल्स पर होता है और उसका उस टॉपिक को छेड़ने का कोई इरादा नहीं होता। जिस पर मैं सोचने लगता हूँ, कहीं डिनर कैंसिल तो नहीं हो गया? शायद यू क्वाइटली को बोलने में शर्म आ रही हो। मैं खुद उससे पूछना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारा रिश्ता उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा होता और मुझे ये भी नहीं पता होता कि अगर मैं ये बात बोलूं तो कहीं यू क्वाइटली कुछ और ही ना सोच ले। मैं इन सेंसिटिव बातों की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच कोई झगड़ा भी नहीं करवाना चाहता, और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि कुछ मत बोलो, क्योंकि बाद में अगर यू क्वाइटली खुद पूछे तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मैं खुद से पूछने का आइडिया छोड़ देता हूँ और सोचता हूँ कि यू क्वाइटली खुद ही बात करेगा। वो हमेशा खुद मेंशन करता है और जैसे ही यू क्वाइटली ये बात करेगा मैं तुरंत एग्री कर दूंगा। मैं कभी भी उसे ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता, पता ही नहीं चलता, और यू क्वाइटली बॉल के सारे नूडल्स फिनिश कर देता है। लेकिन जो बात वो मुझसे कहना चाहता था वो अभी तक अपने मन में बना नहीं पाता। जिस पर यू क्वाइटली मिल्क टी उठाता है और उसे पीते हुए खुद को काम करने लगता है। वो मन में सोचता है, अभी नहीं बोल सकता, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जिस पर मुझे सच में लगने लगता है कि शायद वो बस चाहता है कि मैं उसे खाते हुए देखता रहूं। मैं देखता हूं कि यू क्वाइटली खाना खत्म कर चुका है, इसलिए मैं हल्का सा स्माइल करके पूछता हूं, तुम तो कुकिंग में अच्छे हो ना, फिर टेकआउट क्यों मंगाते हो? जिस पर यू क्वाइटली बहुत शॉर्ट में जवाब देता है, क्योंकि मैं लेजी हूं। खाना बनाने के बाद बर्तन भी धोने पड़ते हैं और उससे मेरी नींद खुल जाती है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ, लेकिन हर टाइम टेकआउट खाना भी सही नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जिस पर यू क्वाइटली बस सिर हिला देता है, लेकिन देखकर ही समझ आ जाता है कि उसने बात सुनी जरूर है पर मानी नहीं है। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। आखिर यू क्वाइटली इतना बड़ा है कि उसे खुद डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। जिस पर यू क्वाइटली नीचे बाउल में बचे सूप को देखता रहता है। वो काफी देर तक मन में सोचता रहता है और आखिर में हिम्मत करके मेरी तरफ देखता है। फिर वो धीरे से मेरा नाम लेता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या हुआ? लेकिन यू क्वाइटली कुछ नहीं बोल पाता। वो बस मेरा चेहरा देखता रहता है और आखिर में जो बात उसे कहनी चाहिए थी वो फिर से अपने दिल में दबा देता है। फिर वो कहता है, कुछ नहीं, मैं डिशेस धोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो उठता है, नूडल बाउल उठाता है और किचन की तरफ चला जाता है। मैं उसकी पीठ को देखता रहता हूँ और मन में सोचता हूँ, यू क्वाइटली मुझसे कहना क्या चाहता था? इतनी सी बात बोलना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और तभी मेरे मन में एक खराब थॉट आता है, क्या यू क्वाइटली मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है? क्योंकि इसके अलावा कोई और रीजन समझ नहीं आता कि वो इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है। यू क्वाइटली हमेशा से बहुत सॉफ्ट नेचर का रहा है, इसलिए अगर उसे कोई हर्ट करने वाली बात कहनी हो तो वो पहले बहुत सोचता है कि कैसे बोले ताकि सामने वाले को कम से कम तकलीफ हो। अगर बात सच में डिवोर्स की है तो इसमें किसी की गलती नहीं कही जा सकती। बस यही कहा जा सकता है कि हमारी फेट बस यहीं तक थी, इसलिए अलग होना आसान रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे अंदर से थोड़ा रिग्रेट होता है, थोड़ा डिप्रेस्ड भी फील होता है। आखिर अगर मेरा डिवोर्स हो गया तो शायद मुझे यू क्वाइटली जैसा अच्छा पार्टनर दोबारा ना मिले। जिस पर मैं अंदर ही अंदर एक लंबी सांस लेता हूँ। मैं चेयर पर बैठा कुछ देर तक सोचता रहता हूँ। ज्यादा देर नहीं होती और यू क्वाइटली किचन से वापस आ जाता है। वो मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखता है और फिर मैं उठकर ऊपर चला जाता हूँ। जिस पर मैं नोटिस करता हूँ कि यू क्वाइटली अभी भी मुझे देख रहा होता है और इस बार मुझे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि मेरा गैस सही है। सच में
यू क्वाइटली शायद मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। फिर मैं मन में कहता हूँ ठीक है, अगर ऐसा है तो होने दो, लेकिन फिर भी ये बात यू क्वाइटली को खुद ही बोलनी होगी। जैसे ही यू क्वाइटली अपने रूम में वापस आता है, वो तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजता है, कल डिनर में तुम्हें ट्रीट दूंगा। मैं अपने हस्बैंड को नहीं ला सकता, वो एग्री नहीं कर रहा, और वैसे भी पैसे उसे नहीं देने हैं। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई करती है, वो एग्री क्यों नहीं कर रहा? अगर टाइम का इश्यू है तो हम डिनर रात में कर लेंगे। यू क्वाइटली जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लू चाओ को इनवाइट करने में बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत कहती है, इसमें ऑकवर्ड होने वाली क्या बात है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, बस उसे खाने पर बुलाना है, इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन यू क्वाइटली फिर कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि उससे कैसे बोलूं, कहीं उसे परेशानी ना हो जाए। जिस पर क्यू आई धीरे धीरे पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। फिर वो कहती है, तुम अपनी आइडेंटिटी ठीक से रिकॉग्नाइज करो, वो कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन यू क्वाइटली फिर भी कहता है, बस मुझे फिर भी नहीं पता कि कैसे बोलूं। जिस पर उसकी फ्रेंड इरिटेट होकर कहती है, तुम सच में बेकार हो, अपना हस्बैंड भी नहीं संभाल सकते, चलो मुझे उसका कॉन्टैक्ट दे दो, मैं खुद उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन यू क्वाइटली तुरंत कहता है, नहीं ऐसा मत करो। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा हस्बैंड परेशान होगा। फिर वो अचानक पूछती है, वैसे तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट बट नहीं है क्या? तुम लोगों की शादी को आधा साल हो गया और तुम्हारे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है। जिस पर यू क्वाइटली कहता है, बनी नहीं है। वो फिर पूछती है, तो तुम लोग नॉर्मली कांटेक्ट कैसे करते हो? यू क्वाइटली धीरे से जवाब देता है, हम कांटेक्ट ही नहीं करते। इतना सुनते ही उसकी फ्रेंड का अवतार ग्रे हो जाता है और वो ऑफलाइन चली जाती है। शायद वो यू क्वाइटली पर गुस्सा हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से ऑनलाइन आती है और फिर वो यू क्वाइटली को एक नया टास्क भेजती है, अपने हस्बैंड का फोन नंबर और उसका कॉन्टैक्ट लेकर आओ, रिवॉर्ड में मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के फ्रेंड्स और उसका नंबर दूंगी। जिस पर यू क्वाइटली फोन की स्क्रीन पर लिखी उस लाइन को चुपचाप देखता रहता है और फिर वो गहरी सोच में पड़ जाता है। किसी से उसका कॉन्टैक्ट मांगना यू क्वाइटली ने पहले कभी नहीं किया था। वो रास्ते में किसी का भी नंबर लेने में ऑकवर्ड फील करता था, और ऊपर से मुझे किसी आदमी का कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए होगा। लेकिन फिर उसे ची की बात याद आती है, वो सही कह रही थी, मैं उसका हस्बैंड हूँ, कोई और नहीं। अगर उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट होगा तो शायद वो ऑनलाइन मुझसे ठीक से बात कर पाएगा। जिस पर यू क्वाइटली दांत भींचता है, फोन लॉक करता है और फोन लेकर नीचे चला जाता है। वो मुझे ढूंढना चाहता है। अभी भी ज्यादा रात नहीं हुई होती, इसलिए मैं सोया नहीं होऊंगा। यू क्वाइटली मेरे रूम के बाहर पहुंचता है। डोर पूरी तरह बंद होता है और कमरे की साउंड प्रूफिंग भी काफी अच्छी होती है। जब तक अंदर ज्यादा आवाज ना हो, बाहर वाले को कुछ सुनाई नहीं देता। जिस पर यू क्वाइटली धीरे से डोर नॉक करता है, गला साफ करता है और कहता है, लुचाओ तुम सो गए क्या? अगर मैं सच में सो गया होता तो शायद उसकी इस आवाज से भी नहीं उठता। इसलिए यू क्वाइटली दोबारा नॉक करने ही वाला होता है, तभी अंदर से मेरी आवाज आती है, एक मिनट मैं अभी आता हूँ। असल में मैं सोया नहीं होता। इतनी जल्दी सोना आजकल के लोगों के हिसाब से थोड़ा वियर्ड लगता है। हालांकि मेरी एक्टिंग यू क्वाइटली जितनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन मैं भी यूजुअली 11 या 12 बजे के बाद ही सोता हूँ। मैं बस ये सोच रहा होता हूँ कि यू क्वाइटली आखिर मुझे ढूंढने आ ही गया, अब जो होना है वो होगा। जिस पर यू क्वाइटली कहता है, तो मैं लिविंग रूम में वेट करता हूँ, तुम वहीं आ जाना। इतना कहकर वो हाथ नीचे करता है, मुड़ता है और लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदलकर रूम से बाहर आता हूँ। डोर पर खड़े होकर मैं देखता हूँ कि वो लड़की सोफा पर बहुत सीधी होकर बैठी होती है। वो बिल्कुल सीधे बैठी होती है, फोन उसके हाथ में होता है और उसके चेहरे पर साफ नर्वसनेस दिख रही होती है। यू क्वाइटली सिर नीचे किए बैठा होता है। मैं साफ देख सकता हूँ कि वो बहुत नर्वस है। जिस पर मैं मन में सोचता हूँ, आ गया वो मोमेंट। इतने सालों से चल रही ये शादी शायद यहीं खत्म होने वाली है। मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता हूँ, मन की सारी बातें दबा देता हूँ और यू क्वाइटली की तरफ चलने लगता हूँ। जैसे ही यू क्वाइटली मुझे आता हुआ देखता है, वो भी तुरंत खड़ा हो जाता है, फोन नीचे रख देता है और कॉफी टेबल पर रखा पानी मेरी तरफ बढ़ा देता है। और फिर लगभग उसी टाइम पर हम दोनों एक साथ बोलते हैं। यू क्वाइटली कहता है, लू चाओ चलो फ्रेंड ऐड कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ, यू क्वाइटली चलो डिवोर्स ले लेते हैं। दोनों की बात एक साथ निकलती है, जिस पर दोनों कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि लू चाओ उससे डिवोर्स क्यों लेना चाहेगा, आखिर क्यों? क्या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? और दूसरी तरफ यू क्वाइटली को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पानी फेर दिया हो। वो इतनी हिम्मत करके इतनी मुश्किल से मेरे पास मेरा कॉन्टैक्ट मांगने आया था और बदले में उसे ये सुनने को मिलता है कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। उसकी पहली बार किसी का कॉन्टैक्ट मांगने की कोशिश पूरी तरह फेल हो जाती है, जिस पर यू क्वाइटली का चेहरा बदल जाता है। वो थोड़ा हर्ट और थोड़ा गुस्से में लगने लगता है। वो झुककर पानी वापस टेबल पर रख देता है। मैं मन में सोचता हूँ कि वो मुझे पानी भी नहीं देना चाहता और मैं समझ नहीं पाता। इतने सालों की शादी में यू क्वाइटली को कभी मेरा कॉन्टैक्ट वर्क नहीं चाहिए था, और अब जब डिवोर्स की बात हो रही है तब उसे अचानक मेरा नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या ये अलग होने से पहले की आखिरी फॉर्मेलिटी है? मैं मन में सोचता हूँ कि कम से कम लू चाओ आखिर तक डिसेंट इंसान तो रहा। जिस पर यू क्वाइटली फिर से फोन उठाता है, लेकिन इस बार फोन पकड़ते हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। फिर वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मुझे रीजन बताओ, हम डिवोर्स क्यों लेंगे? उसके अंदर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसकी कोई चीज उससे छिन रही हो। वो मन में सोचता है कि शायद मैं उससे डिवोर्स इसलिए लेना चाहता हूँ
क्योंकि मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है, लेकिन वो मुझे कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकता। आखिर वो खुद कोई परफेक्ट वाइफ नहीं था। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। यू क्वाइटली मुझसे डिवोर्स का रीजन मांग रहा होता है, लेकिन डिवोर्स की बात तो वही चाहता था ना। क्या उसे वैसे नहीं करना चाहिए था जैसे पुराने टाइम के लोग करते थे, चुपचाप मुड़कर चले जाना और खुद ही डिवोर्स की बात करना। लेकिन अब वो मुझसे कह रहा होता है कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ, अगर जाना है तो चले जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन ये बात मेरे सिर पर क्यों डाल रहे हो? इस टाइम यू क्वाइटली का रिएक्शन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, जिस पर मैं ज्यादा सोचने लगता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है डिवोर्स के अलावा और क्या रीजन हो सकता है, और वो मुझसे कुछ और बात करने में इतना हेजिटेट भी क्यों करेगा? अगर बात पैसे की होती तो यू क्वाइटली जैसे नॉवेल पब्लिश करने वाले ऑथर के पास पैसों की कमी तो नहीं होती। फिर अचानक यू क्वाइटली धीरे से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। अपने बारे में इतना मत सोचो और ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। उसकी बात सुनकर मुझे लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। मुझे तो लगने लगता है कि थोड़ी देर में शायद मुझे उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं अंदर ही अंदर हल्का सा हंसता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ यू क्वाइटली के अंदर अभी भी गुस्सा भरा होता है, जिस पर वो फिर पूछता है, तुमसे किसने कहा कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ? कौन ऐसी बेकार बातें कर रहा है? और जो इंसान डिवोर्स लेना चाहता है वो क्या ऐसा दिखता है? जैसे ही यू क्वाइटली ये कहता है, मैं तुरंत सिर नीचे कर लेता हूँ। मेरा रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि यू क्वाइटली भी सरप्राइज हो जाता है। मैं जल्दी से कहता हूँ, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी गलती थी। मैं सीधा अपनी गलती मान लेता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली कुछ देर के लिए स्पीलेस हो जाता है। असल में वो मुझे थोड़ा डांटना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगता है कि अभी हमारा रिश्ता इतना क्लोज नहीं है कि वो ऐसा करे, और फिर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी गलती मान लेता हूँ कि उसका सारा गुस्सा वहीं रुक जाता है, जैसे मैंने पहले ही तेज नाइफ से उसका अटैक रोक दिया हो। जब मैं देखता हूँ कि उसका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ है, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, तुम पहले मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तुम इतने ऑकवर्ड लग रहे थे, इसलिए तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। लेकिन अभी तक भी मुझे समझ नहीं आता है कि यू क्वाइटली आखिर मुझसे क्या कहना चाहता है। जिस पर यू क्वाइटली चुपचाप अभी अभी डाला हुआ पानी का एक सिप लेता है ताकि अपने शौक को दबा सके, और साथ ही साथ यू क्वाइटली ये भी सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या कहना चाहिए, क्योंकि यू क्वाइटली को लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा फियरस हो गया तो मैं डर जाऊंगी, और अगर वो बहुत सॉफ्ट हो गया तो मुझे लगेगा कि उसे आसानी से मनाया जा सकता है, जिस पर आगे कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं डिवोर्स फाइल कर सकती हूँ। इसी बीच मैं अचानक उससे पूछती हूँ, बहुत डरावना है? जिसे सुनकर यू क्वाइटली एकदम कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर वह फिर से पानी पीता है और उसके बाद बहुत सीरियस होकर जवाब देता है, क्योंकि मैं गुस्से में था और मुझे अपना गुस्सा कम करने के लिए पानी चाहिए था। जिस पर मैं अपने पीछे की तरफ इशारा करती हूँ और कहती हूँ, तो मैं बेवजह ही टेंशन फ्री हो गई। अगर तुम्हें गुस्सा कम करना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास हनीस्कल है, अगर उससे टी बनाओगे तो वह सबसे अच्छा फायर कम करता है। यह सुनकर यू क्वाइटली थोड़ा ऊपर देखता है, फिर अपनी आंखें ब्लिंक करता है और उसके बाद हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन वह स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती है, बल्कि एकदम ऐसी लगती है जैसे वह अंदर से टूट रहा हो। फिर वह पूछता है, तो जब तुम गुस्सा होती हो तब क्या तुम भी पानी पीकर ठीक हो जाती हो? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाकर कहती हूँ, नहीं, मैं तुम्हारी तरह मैजिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं सोकर ठीक हो जाती हूँ। एक रात की नींद के बाद मैं फिर गुस्सा नहीं रहती। यह सुनकर यू क्वाइटली कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। फिर वह पानी पीता है, खुद को काम करता है और उसके बाद फिर से पूछता है, तो तुझे क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? असल में यू क्वाइटली अभी मुझसे ठीक से बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए इतने लंबे वर्ड्स बोलना बहुत मुश्किल होता है। वह हमेशा से सोशल बातों में बहुत शय रहा है, जैसे पहले कॉलेज कैफेटेरिया में अगर उसके राइस में कुछ गंदा निकल आता था या कुछ कम होता था तो यू क्वाइटली कभी जाकर कंप्लेन नहीं करता था। वह या तो चुपचाप राइस फेंक देता था या फिर वैसे ही खा लेता था, और कभी कभी बहुत देर बाद मुझे पता चलता था, जिस पर मैं यू क्वाइटली को साथ लेकर स्टोर वाले से बात करने जाती थी। धीरे धीरे यू क्वाइटली को बहुत प्रोटेक्ट किया गया था। लोगों से जुड़ी हुई सारी मुश्किल बातें उसके लिए हमेशा किसी और ने संभाली थी, जिस पर अब यू क्वाइटली कहना चाहता है कि वह असल में बात करना चाहता है। अगर मैं सच में उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो वह मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में शादी के बाद से मैंने भी बहुत कुछ सहा था। एक तरफ मैं एक नॉर्मल मैरिज को निभा रही थी और दूसरी तरफ मैं अभी भी अपनी लॉयल्टी को बचाए हुए थी। लेकिन ये सारी बातें यू क्वाइटली के लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। उसे लगता है कि ऐसे थॉटफुल वर्ड्स उसके मुंह से निकलते ही नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी प्यार भरी बातें नहीं कह पाता है। इसलिए आखिर में वह सिर्फ इतना ही पूछता है, तो क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? जिस पर मैं ड्राई लाफ करती हूँ और कहती हूँ, और मैं ऑफ कोर्स नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। अगर मेरा डिवोर्स हो गया तो मेरा फैमिली फिर से मुझे फोर्स करेगा, और अगली लड़की जिससे मेरी फैमिली मुझे मिलवाएगी वह शायद यू क्वाइटली से बेटर भी ना हो। और वैसे भी मुझे शादी पर इतना भरोसा नहीं है। अगर 2 लोग एक दूसरे के साथ समहाउ एडजस्ट कर लें तो वही काफी है। इसके बाद मैं आगे कहती हूँ, लेकिन हमें दुनिया के एंड जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, हम बस सोल्जर्स की तरह पास रह सकते हैं। जिस पर मैं पूरा चॉइस यू क्वाइटली के हाथ में छोड़ देती हूँ। अगर यू क्वाइटली कहे कि वह साथ रहना चाहता है तो हम साथ रहेंगे, और अगर वह कहे कि उसे जाना है तो फिर हम अलग हो जाएंगे। मैं हुआगुओ माउंटेन वापस चली जाऊंगी और यू क्वाइटली वापस ल्यूशाहे चला जाएगा, और
उसके बाद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यह सुनकर यू क्वाइटली के सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि मैं आखिर चाहती क्या हूं। उसे कैसे पता चले कि कौन सा आंसर मुझे खुश करेगा। अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया जो मैं सुनना नहीं चाहती, तो क्या मैं दुखी नहीं हो जाऊंगी? और यू क्वाइटली कभी भी ऐसा इंसान नहीं रहा जो खुद के लिए किसी दूसरे को हर्ट करे। जिस पर यू क्वाइटली फिर से चुप हो जाता है, वह कुछ भी नहीं कहता है। और मैं उसकी इस साइलेंस को बिल्कुल समझ नहीं पाती, क्योंकि मुझे यह समझ ही नहीं आता कि यू क्वाइटली जाना चाहता है या रुकना चाहता है। शायद यह अजीब सी मैरिज उसे पसंद नहीं है, जिस पर मैं अपने मन में फिर से साई करती हूँ। मुझे उस दिन की बात याद आती है जब जी सरनेम वाले ने यू क्वाइटली से पूछा था, तो तुम डिवोर्स चाहते हो, है ना? और तब यू क्वाइटली ने सोचा था कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वह जाना नहीं चाहता तो वह साफ साफ क्यों नहीं कहता? इसी सोच के बीच यू क्वाइटली अचानक बोल पड़ता है, मैंने कहा ना मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता। ये सुनते ही मैं तुरंत कहती हूँ, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बस ये कह दो कि तुम नहीं जाना चाहते। ऐसे चुप रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर यू क्वाइटली अपना सिर नीचे कर लेता है। फिर वह ग्लास में बचा हुआ बाकी पानी एक ही बार में पी जाता है, जिसे देखकर मैं कुछ देर के लिए स्टंड रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू क्वाइटली शायद एक और ग्लास पानी पीकर आएगा ताकि फिर से मुझसे लड़ सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। यू क्वाइटली उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। वह सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, मैं रूम में वापस जा रहा हूँ, आज मैंने तुम्हें आप डिस्टर्ब किया। और फिर यू क्वाइटली बिल्कुल वही करता है। वह दोनों पेपर कप्स उठाकर ट्रैश कैन में फेंक देता है, जिस पर वह धीरे धीरे स्टेयर्स पर कदम रखता है और ऊपर चला जाता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू क्वाइटली को अपने दिल की सारी बातें कह देनी चाहिए थी। अगर वह नहीं बोलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह क्या सोच रहा है? लेकिन बात बीच में ही रुक जाती है। यू क्वाइटली आधे रास्ते में ही पीछे हट जाता है और उसके बाद सिर्फ एक ठीक है छोड़कर चला जाता है, जिस पर मुझे सिर्फ इतना फील होता है कि ये छोटी सी लड़की यू क्वाइटली अभी बहुत हर्ट है, जैसे वह अपनी सारी शिकायतें, अपना सारा दुख अपने अंदर ही दबा रहा है। नहीं, आज मुझे यू क्वाइटली से ठीक से बात करनी होगी। मुझे जानना है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही मेरे मन में यह थॉट आता है, मैं तुरंत यू क्वाइटली का नाम लेकर उसे बुलाती हूँ, जिस पर यू क्वाइटली, जो स्टेयर्स पर आधा ऊपर जा चुका होता है, मेरी आवाज सुनते ही रुक जाता है और फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखता है। फिर भी क्या और कुछ है? यू क्वाइटली पूछता है। मैं कहती हूँ, नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिस पर यू क्वाइटली फिर से मुड़ता है और हैंडरेल पकड़कर नीचे आने लगता है। मैं अब यू क्वाइटली के चेहरे को देखती हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे ना गुस्सा दिखता है, ना कोई शिकायत फील होती है। फिर यू क्वाइटली नीचे आकर सोफा पर बैठता है। चाहे मैंने उसे बैठने को कहा हो या वह खुद बैठा हो, वह आखिर में सोफा पर बैठ ही जाता है। जिसके बाद मैं पहला सवाल पूछती हूँ, जब हम डिनर कर रहे थे तब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। अगर वो डिवोर्स की बात नहीं थी तो फिर क्या था? मुझे थोड़ा एरोगेंट फील होता है। पहला स्टेप ही सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए? जिस पर मैं देखती हूँ कि यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता है। मुझे बेचैनी होने लगती है और फिर से वही शुरू हो जाता है, नहीं, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बोलो। तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई कैसे समझेगा कि तुम क्या सोच रहे हो? यह कहते हुए मुझे थोड़ा डिप्रेस्ड भी फील होता है, क्योंकि दोपहर में मैंने उसे उसके बेस्ट फ्रेंड से बात करते हुए सुना था। शायद वह मुझे कोई बुक देना चाहता था। यह सुनकर मुझे लगा था कि यू क्वाइटली शायद काफी लाइवली पर्सनालिटी वाला होगा, लेकिन मेरे सामने आते ही यू क्वाइटली फिर से इंट्रोवर्ट बन जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यू क्वाइटली को टाइम दूंगी, उसे सोचने दूंगी, सब कुछ क्लियर करने दूंगी और फिर आंसर देने दूंगी। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और सामने वाला मोबाइल फोन उठा ले तो वह बहुत रूड लगता है। इसलिए मैंने अपना मोबाइल नहीं देखा और यू क्वाइटली भी अपना मोबाइल नहीं देखता है, क्योंकि उसे भी पता है कि इस टाइम मोबाइल पकड़ना गलत लगेगा। इसलिए वो बस सीधा बैठा रहता है। लेकिन काफी देर तक ऐसे बैठे रहने के बाद यू क्वाइटली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, जिस पर मैं कुछ देर तक उसे देखती रहती हूँ। लेकिन यू क्वाइटली अभी भी कुछ बोलने के साइंस नहीं दिखाता है। तभी अचानक मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अजीब हो गया है। मैं कहती हूँ, मुझे अभी तुम्हारे सामने वैसा फील हो रहा है जैसे कोई स्टूडेंट जिसे ऑफिस में बुलाया गया हो। यह सुनकर मैं खुद ही हल्का सा कंप्लेन करने वाले अंदाज में बोलती हूँ, जिस पर यू क्वाइटली हंस देता है और यह उसके तरफ से पहली रिएक्शन होती है। जैसे ही मैं उसे हंसते हुए देखती हूँ, मैं तुरंत मौका देखकर कहती हूँ, यू क्वाइटली, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सीधे बोलना चाहिए कि तुम डिवोर्स नहीं चाहते और जो भी तुम्हारे मन में है वह सब बोल देना चाहिए। मैं उसे बहुत इनकरेजिंग नजरों से देखती हूँ, लेकिन एक पल के लिए मुझे खुद पर ही अजीब फील होता है, जैसे मैं कोई स्ट्रेंज अंकल हूँ जो किसी बच्चे को समझा रहा हो। ठीक है, यू क्वाइटली सिर हिलाता है, लेकिन उसका जवाब इतना सिंपल होता है कि मुझे लगता है जैसे वह बस बात खत्म करने के लिए बोल रहा है और मुझे समझ नहीं आता कि अब यू क्वाइटली के साथ क्या करूं। इसलिए मैं बस उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती रहती हूँ और मेरी यह नजर यू क्वाइटली को एम्बैरेस्ड कर देती है, जिस पर वह तुरंत हाथ उठाकर कहता है, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से जो भी सोचूंगा सब बोल दूंगा। मैं तुरंत कहती हूँ, तो फिर जो बात तुम पहले मुझसे कहना चाहते थे वही बोलो। जिस पर यू क्वाइटली थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर 2 बार खांसता है, लेकिन उसके बाद भी वह कुछ नहीं बोलता। मैं कुछ देर उसे देखती हूँ और फिर कहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज हम दोनों की बात आगे बढ़ पाएगी। छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम जल्दी रेस्ट कर लो। मैं गहरी सांस लेती हूँ
और उठकर जाने लगती हूँ। रुको। जैसे ही यू क्वाइटली देखता है कि मैं जा रही हूँ, वह जल्दी से मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ लेता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि अगर वह मुझे ऐसे ही जाने देगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे रोकने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या कहना चाहिए। जिस पर मैं नीचे देखती हूँ, यू क्वाइटली मेरे कपड़ों का किनारा पकड़े होता है। फिर वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया, जिस पर वह तुरंत मेरा कपड़ा छोड़ देता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और फिर वह अपना वही हाथ जो अभी अभी मेरे कपड़े पकड़ रहा था, अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है, ताकि मैं उसे ना देख सकूं। असल में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यू क्वाइटली को लगता है कि शायद यह बात मेरे लिए परेशानी बन सकती है। यू क्वाइटली धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता कि यह बात तुम्हारे लिए ट्रबल बनेगी या नहीं। जिस पर मैं तुरंत कहती हूँ, अगर तुम बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह ट्रबल है या नहीं। छिन मनमन ने भी उससे यही कहा था, लेकिन फिर भी यू क्वाइटली को हमेशा लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है। उसे लोगों को परेशान करना पसंद नहीं है, और छिन मनमन तो उसके पास रिलेशनशिप की वजह से थी, लेकिन मेरे साथ उसके और मेरे बीच सिर्फ एक मैरिज का रिश्ता है। जिस पर यू क्वाइटली अचानक कहता है, अभी हम डिवोर्स की बात कर रहे थे, तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती? मुझे सीधे पूछना चाहिए था। अब यू क्वाइटली थोड़ा परेशान होकर मेरी तरफ देखता है और फिर आखिरकार सब कुछ बोल देता है। मुझे कैसे पता चले कि कौन सा जवाब तुम्हें हर्ट करेगा? अगर तुम डिवोर्स चाहती हो और मैं कह दूं कि मैं डिवोर्स नहीं चाहता, तो क्या तुम सिर्फ मेरी वजह से अगले आधे साल तक मेरे साथ रहोगी? इसलिए मैं हमेशा चॉइस तुम्हारे हाथ में छोड़ता रहा हूं। मैं चाहता था कि फैसला तुम करो। फिर वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, तुम बस मुझे एक क्लियर आंसर दे दो, चाहे तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती। इन दोनों में से कोई एक आंसर दे दो। फिर मुझे क्यों पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ? इस बार यू क्वाइटली बहुत कुछ बोल देता है और मैं उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ। जब वह बोलना खत्म करता है, तब मुझे समझ आता है कि यू क्वाइटली बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है, कभी खुद के बारे में नहीं। जिस पर मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा था, इसलिए जब मैंने उससे कहा कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती, तब मैंने पूरा फैसला उसके हाथ में छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यू क्वाइटली क्या चाहता है। मैरिज तभी चलती है जब दोनों लोग उसे चलाना चाहते हों। अगर एक इंसान ही उसे निभाना चाहता रहे और दूसरा नहीं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए चॉइस उसके हाथ में देना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि यू क्वाइटली अपने मन की बात बता दे। उसके बाद हम दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते थे कि आगे क्या करना है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होगी। ये सुनकर यू क्वाइटली एकदम स्टंडन रह जाता है। वह धीरे से अपना मुंह खोलता है और ऑफ कोर्स मेरे थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट हूँ, फिर भी मैं पहले तुम्हारे थॉट्स की फिक्र करता हूँ। ये मैरिज आगे चल सकती है या नहीं? क्या उसका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ? मैं यू क्वाइटली को देखती हूँ और फिर कहती हूँ, लेकिन तुमसे पहले मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती। यह सुनकर यू क्वाइटली फिर से स्टंड रह जाता है। वह काफी देर तक चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, फिर मुझे कैसे पता चले कि तुम जो कह रही हो वो सच है? क्या पता तुम भी उन लोगों जैसी हो जो कुछ और सोचते हैं और कुछ और बोलते हैं। यह सुनकर मैं एकदम स्पीचलेस हो जाती हूँ। यू क्वाइटली जैसा इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। मैं जो सोचती हूँ वही ऑनेस्टली बोल देती हूँ, लेकिन यू क्वाइटली अगर खुद कुछ बोलेगा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है? मैं कुछ देर चुप रहती हूँ और फिर उससे पूछती हूँ, क्या तुम बाहर बाकी लोगों के लिए भी इतना सोचते हो? कैसे हो सकता है? यू क्वाइटली तुरंत मना कर देता है, लेकिन फिर वह खुद ही सोचने लगता है। फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को छोड़कर बस स्लोली ही है, लेकिन उसका भी अलग है। मेरा स्लोली के साथ अच्छा रिलेशन है, इसलिए उसके साथ ये सब मैटर नहीं करता, और बाकी लोग, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यू क्वाइटली थोड़ा हिलता है और फिर कहता है, मैं अपने रिलेशन की वजह से किसी और को हर्ट नहीं करूंगा, और जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते उनके लिए मैं खुद को भी अपसेट नहीं करूंगा। यह सुनकर मैं मन में सोचती हूँ, अगर ऐसे हिसाब लगाऊं तो यू क्वाइटली की लिस्ट में मैं शायद पहली बार सबसे ऊपर हूँ। जिस पर मैं पूछती हूँ, और मैं ऑन ऑफ कोर्स तुम उनसे अलग हो। अलग कैसे? उनकी क्या आइडेंटिटी है और मेरी क्या आइडेंटिटी है? यह सुनते ही यू क्वाइटली चुप हो जाता है। वह कुछ नहीं बोलता। असल में यह एकदम नॉर्मल सवाल था, लेकिन ना जाने क्यों यू क्वाइटली को यह सवाल कुछ अलग ही फील करवाता है, जैसे मैं उसके लिए कोई स्पेशल पर्सन हूँ। मैं फिर पूछती हूँ, तो फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं बस ये सुनना चाहती हूँ कि यू क्वाइटली खुद अपने मुंह से बोले, लेकिन यू क्वाइटली फिर भी नहीं बोलता। शायद वह कहना चाहता है, कन्वी तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन उसके लिए यह लाइन बोलना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, क्योंकि अगर वह ऐसी बातें बोलेगा तो शायद फिर उसे लगेगा कि लोग उसे चिढ़ाएंगे या कहेंगे कि वह बहुत इमोशनल हो रहा है। जिस पर यू क्वाइटली का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। वह कुछ भी नहीं बोल पाता। उसका एक्सप्रेशन देखकर मैं अचानक हंस देती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगता है, मैं यू क्वाइटली के लिए सिर्फ एक नॉर्मल रूममेट नहीं हूँ जो बस उसी घर में रहता है। हालांकि मेरे मन में यू क्वाइटली के लिए वैसे फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में थोड़ा अच्छा फील होता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल के टाइम कोई लड़की मुझे पसंद करती थी। भले ही मैं उससे बात ना करता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा खुश फील होता है।
और अब मुझे समझ आता है कि यू क्वाइटली मुझे अपने दिल में हस्बैंड मानता है, लेकिन कुछ चीजों में वह मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं करता। जैसे उसके मन में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए, यू क्वाइटली को हमेशा डर लगता है कि वह मुझे ट्रबल देगा। उसके मन में वह खुद मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यह सोचकर मुझे यू क्वाइटली के बारे में एक नई बात समझ आती है। वह बहुत जेंटल है, इतना जेंटल कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इतना नहीं सोचता। जिस पर मैं हिम्मत करके धीरे से यू क्वाइटली के चेहरे को छूती हूँ। यू क्वाइटली पीछे नहीं हटता, वह बस अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल पानी जैसी लग रही होती हैं, जैसे उनमें पूरी ऑटम छिपी हुई हो। मैं उसके माथे के सामने आए हुए बाल हटाती हूँ और फिर कहती हूँ, अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों में तुम मुझ पर डिपेंड कर सकते हो। तुम्हें मुझे यह मौका देना होगा। अगर तुम मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सी बात तुम्हारे लिए बड़ी है और कौन सी नहीं। फिर मैं उसे देखती हूँ और कहती हूँ, जैसे अगर तुम्हें मेरा वीचैट चाहिए तो तुम सीधे बोल सकते हो। मैं यू क्वाइटली को देखती हूँ, जिस पर यू क्वाइटली धीरे से मेरा चेहरा छूता है। शायद उसे लगता है कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले मैं पहले बोल देती हूँ, तुम्हारी नजर में वीचैट मांगना बहुत बड़ी बात है? मैं बहुत कंफ्यूजन में पूछती हूँ और यू क्वाइटली भी उतनी ही कंफ्यूजन में जवाब देता है, क्या नहीं है? आखिर में मैं हेल्पलेस होकर सिर हिला देती हूँ। फिर मैं सीधे यू क्वाइटली का मोबाइल लेती हूँ और उसमें अपना नंबर सेव कर देती हूँ। यू क्वाइटली कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर पूछता है, तो क्या तुम अक्सर लड़कियों से उनका वीचैट मांगते हो? यह सुनकर मैं फिर से कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। यू क्वाइटली का ब्रेन आखिर चलता कैसे है? मैं कुछ नहीं बोलती, जिस पर यू क्वाइटली को अचानक एहसास होता है कि उसका सवाल थोड़ा अजीब था, इसलिए वह जल्दी से कहता है, मैं बस पूछ रहा था, अगर तुम सच में किसी से बात करना चाहते हो तो तुम सीधे बोल सकते हो, हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो भी ठीक है। लेकिन उसे शायद अभी भी लगता है कि यह काफी नहीं है, इसलिए वह जल्दी से एक और लाइन जोड़ देता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। यू क्वाइटली बहुत जेंटल टोन में ये कहता है, लेकिन मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये कोई डेंजरस लाइन हो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि वह गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन असल में बाद में वही सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। जिस पर मैं तुरंत कहती हूँ, कैसी बात कर रहे हो? मैं क्या वैसा इंसान लगता हूँ? यह सुनकर यू क्वाइटली हल्का सा सिर हिलाता है और मुझे लगता है कि अब वह नाराज नहीं है। मैं धीरे से हूं कहती हूँ और फिर टॉपिक बदलने का फैसला करती हूँ। तो तुम जो पहले मुझे कुछ बताना चाहते थे, क्या वह सिर्फ वीचैट जैसी छोटी सी बात पर? यू क्वाइटली अचानक से सेंसिटिव हो गया। शायद मुझे ऐसा सिर्फ फील हुआ हो, लेकिन उसकी बातों में मुझे थोड़ा सार्कास्टिक टोन सुनाई देता है। असल में ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेट पर बोलना आसान लगता है। आखिर अगर वह बात सामने बोल सकता तो पहले ही बोल देता। लेकिन सच में मेरे और उसके बीच हर बात फेस टू फेस होना जरूरी नहीं है। जैसे जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ, तब वही टाइम होता है जब यू क्वाइटली उठता है। वह मुझे छोटे छोटे नोट्स छोड़ता है, जैसे लाइट्स बंद करना मत भूलना। अगर वह सामने बोलता और कहीं उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो क्या होता, लेकिन नोट अलग होता है। अगर मेरा टेम्पर खराब होता तो शायद मैं वो नोट फाड़ कर ट्रैश कैन में फेंक देता। और फिर रात में जब यू क्वाइटली नीचे आता और बैले की लाश देखता, तब उसे समझ आता कि यह इंसान इतना इजी नहीं है, और उसके बाद वह मुझसे और कम बात करता। लेकिन अच्छा है कि मेरा टेम्पर इतना खराब नहीं है। मुझसे बात करने के बाद यू क्वाइटली अपना फोन लेकर जल्दी जल्दी सेकंड फ्लोर पर चला जाता है और मुझे ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। थोड़ी देर बाद मेरे वीचैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उसका प्रोफाइल फोटो मेई यांगयांग का होता है और नेम लिखा होता है, तुम मुझे प्रिंसेस मेई यांगयांग बुला सकते हो। ये यू जिंगशी का अकाउंट होता है, वही लड़की जो हमेशा बहुत सीरियस और डीप लगती है। अगर मैंने पहले ही यू जिंगशी का वीचैट ऐड कर लिया होता तो शायद मैं उसके बारे में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करता। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही यू क्वाइटली मुझे मैसेज भेजता है, मैं यू क्वाइटली हूँ। उसके बाद वह नंबर्स की एक लाइन भेजता है, वह उसका फोन नंबर होता है। मैं तुरंत उसे सेव कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट सेव करते हुए मैं यही सोच रहा होता हूँ कि यह छोटी सी लड़की यू क्वाइटली बाहर से इतनी इंट्रोवर्ट लगती है, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता है वह खुद बात शुरू कर देती है। मैं अभी उसका नाम एडिट ही कर रहा होता हूँ, तभी यू क्वाइटली के मैसेजेस एक के बाद एक आने लगते हैं। इतने मैसेज आ जाते हैं कि कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद मुझे वापस जाकर सारे मैसेज पढ़ने पड़ते हैं। असल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसने हाँ बोल दी थी, लेकिन उसने किन मेमिंग से कहा था कि शायद वह मुझे बाहर नहीं ला पाएगी। सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। उसका मतलब बस इतना था कि वह मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहती है। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहते रहते हैं कि यू क्वाइटली को एक बार बाहर खाने पर लेकर आओ। अब चिन मिंगमिंग और यू क्वाइटली ने टाइम और जगह थोड़े से अलग अलग रख दी है और मुझे कहा है कि जो कन्वीनियंट लगे मैं चुन लूं। जहां तक बिल की बात है, अगर मैं उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाऊं तो बाद में यू क्वाइटली मुझे पैसे ट्रांसफर कर देगा और फिर बिल मैं पे करूंगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसके बेस्ट फ्रेंड के सामने उसका हस्बैंड बिल पे करे तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन यू क्वाइटली सच में मुझे बिल पे नहीं करने देगा। उसने पहले जो कहा था कि किन मैंगमैंग बिल देगी,
वह बस मजाक था। आखिर किन मैंग मैंग इतनी दूर से आई है, वह सच में उससे पैसे कैसे ले सकता है। यू क्वाइटली अपने मैसेज में एक एक करके सारी बातें समझाता जाता है, और जब उसे लगता है कि जो कुछ कहना था वह सब कह दिया, तब वह आखिर में एक छोटा सा समरी मैसेज भेजता है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं है। और उसके साथ वह एक सॉफ्ट सा इमोजी भी भेजता है। मैं शुरू से आखिर तक सारे मैसेज पढ़ता हूँ और फिर सोचता हूँ यह तो वही सब है जो मैंने पहले ही सुन लिया था। अब मैं सिर्फ इतना समझ सकता हूँ कि आगे से मुझे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यू क्वाइटली खुद से आकर कुछ बोलेगा। मुझे खुद उससे पूछना होगा। अगर मैं उसका वेट करूंगा तो शायद अगले जन्म तक वेट करता रह जाऊंगा। मैं उसे बस एक ठीक है भेज देता हूँ। असल में यह कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर यू क्वाइटली तुरंत एक खुश वाला स्टिकर भेज देता है। मैं इमेजिन करता हूँ कि दूसरी तरफ यू क्वाइटली अपने फोन को देखकर उसी स्टिकर जैसी स्माइल कर रहा होगा, और फिर मैं सोचने लगता हूँ जब यू क्वाइटली सच में हंसता होगा तो कैसा लगता होगा। मैं अपने होंठ दबाता हूँ और तभी अचानक मुझे कुछ याद आता है। मैं उसके एक पुराने मैसेज को ऊपर स्क्रॉल करके देखता हूँ। तुमने खुद कहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तुम इसे बोलने में इतना हेजिटेट क्यों कर रहे थे। इस बार यू क्वाइटली बहुत जल्दी रिप्लाई करता है, इंटरनेट पर यह बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूँ क्यों, जिस पर यू क्वाइटली जवाब देता है क्योंकि इंटरनेट पर हम कपल हैं। मैं आगे कुछ और पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ही यू क्वाइटली एक के बाद एक कई मैसेज भेज देता है। अपनी प्यारी वाइफ को किस करो, अपने हस्बैंड को चुपचाप आंसर दो आई लव यू, मुझे नोट्स भेजो, और होटल जल्दी चूज करना मत भूलना। यह पढ़कर मैं एकदम स्टंड रह जाता हूँ। मेरा मन करता है कि अभी इसी वक्त ऊपर जाकर देखूं कि यू क्वाइटली आखिर फोन के सामने बैठकर यह सब कैसे टाइप कर रहा है। मैं फोन की स्क्रीन पर लिखे हुए 4 वर्ड्स को देखता रहता हूँ। अपने हस्बैंड को किस करो। कौन कहेगा कि यू क्वाइटली इतना सिंपल है। मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटे से इंसान के 2 चेहरे होंगे। सेकंड फ्लोर पर मैसेज भेजने के बाद यू क्वाइटली वापस बेड पर चला जाता है और फिर कमरे का दरवाजा लॉक कर लेता है। अगर मैं अभी ऊपर चला जाऊं तो शायद बात अच्छी तरह खत्म नहीं होगी। अगर कल मैं उससे नहीं मिल पाया तो फिर रहने दो। इंटरनेट वाला यू क्वाइटली रियल लाइफ वाले यू क्वाइटली से बिल्कुल अलग है। मैं बेड पर लेटा रहता हूँ और अभी भी यही सोच रहा होता हूँ कि उसके कॉन्टैक्ट का नाम क्या रखूं। काफी देर सोचने के बाद मैं पहले उसका नाम क्वाइट रखता हूँ, फिर उसे बदलकर वाइफ कर देता हूँ। आखिर वह मेरी वाइफ ही तो है, और जब यू क्वाइटली मुझे हस्बैंड बुला सकता है तो मैं उसे वाइफ क्यों नहीं बुला सकता। यह सोचकर मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन कुछ देर बाद मैं फिर उसका नाम बदलकर वापस क्वाइट कर देता हूँ। अभी काफी रात बाकी है और मुझे अभी नींद नहीं आ रही, जिस पर मेरी नजर उस बुक पर पड़ती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और फिर सोचता हूँ नहीं, ये बुक अच्छी नहीं है। असल में बुक नहीं, यू क्वाइटली अच्छा है। और यू क्वाइटली का पेन नेम भी बहुत अलग है, सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी क्राइंग बन। उस पेन नेम के नीचे साफ साफ एक लोगो बना हुआ होता है। हे भगवान, अगर मैंने इसे अपनी खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो डुआन रेन कभी भी यू जिंगशियन को इस साइडोनिम से कनेक्ट नहीं करता। जिस पर जब मैं यू जिंग की बुक फ्लिप करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसने इसे इतने कैजुअली छुपा रखा था। फिर मैं भी कैजुअली एक बुक ढूंढता हूँ और उसे उसमें ऐड कर देता हूँ, जिसके बाद मैं यू क्वाइटली के लिए एक ग्रुप बना देता हूँ ताकि उसे स्पेशल अटेंशन पर रख सकूं। जिस पर फ्यूचर में जब भी यू क्वाइटली ग्रुप में कुछ बोलता है तो मैं तुरंत अंदर जाकर उसे पकड़ सकूं। काफी टाइम हो चुका था जब उसकी पिछली बुक फिनिश हुई थी, जिसके बाद मैं उससे पूछता हूं कि वह नई बुक कब स्टार्ट करने वाला है। शायद मियान मियान को यू क्वाइटली की अंडरवर्ल्ड वाली रूटीन पहले से पता थी, जिस पर मियान मियान जानबूझकर शाम का टाइम चूज करता है ताकि यू क्वाइटली से आराम से बात कर सके। घबराओ मत, मैंने रिसेंटली आउटलाइन का थोड़ा पार्ट लिखना स्टार्ट किया है। यह सुनकर मियान मियान ऑलमोस्ट पागल हो जाता है। फिर वह कहता है तो अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम बस आउटलाइन प्रिपेयर कर रहे हो। जिस पर लिन क्वाओ क्वाओ को शू की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर वह कहती है इंस्पिरेशन ढूंढना भी तो आउटलाइन प्रिपेयर करने का ही पार्ट होता है। जिसके जवाब में मियान मियान फिर कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कैसे मान लूं तुम कब काम करते हो और कब फिश करते हो। तुम इंस्पिरेशन आखिर ढूंढते कैसे हो, मुझे भी बताओ। जिस पर यू क्वाइटली जवाब देता है सुनो, इंस्पिरेशन ढूंढने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी तो बस पहले उसे ले आओ। मैं रिसेंटली अपने हस्बैंड के साथ डेटिंग कर रहा हूँ सकता। यह सुनकर सामने वाला हैरान रह जाता है। फिर यू क्वाइटली आगे कहता है मैं हस्बैंड का ख्याल रखता हूँ, बच्चे का भी ख्याल रखता हूँ, और अभी मुझे बच्चे को हुए पूरे 8 महीने हो चुके हैं। मेरी लाइफ कितनी मिसरेबल हो गई है। जिस पर कोई पूछता है और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। यू क्वाइटली कैजुअली जवाब देता है मेरा हस्बैंड मेरे बगल में ही लेटा है। यह सुनते ही मैं दांत भींचकर पोर्सलेन नाइफ पर हाथ मार देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ सुन लो, तुम्हारे रिकमेंडेशन का दूसरा हाफ गया, अभी चाहिए तुम्हें। जिस पर एक और केस फ्लैश होकर सामने आता है। हालांकि मेरा दिल अभी भी हॉर्स लेटर पर नहीं था, लेकिन मेरा हाथ फिर भी कीबोर्ड को टच करता रहता है। फिर अचानक मियान मियान का अवतार डार्क हो जाता है। कंग्रेचुलेशंस, यू क्वाइटली ने आखिरकार तुम्हें याद कर लिया। जिस पर मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल तो हो जाता हूँ, लेकिन साथ ही दूसरे इंसान पर गुस्सा भी आने लगता है। मैं आधा गुस्से में होता हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर अगले दिन मैं बुक स्टोर में बैठा होता हूँ और आसपास देखने लगता हूँ कि यहाँ कौन सी चीज खाने के लिए अच्छी है। काफी देर तक सर्च करने और कई ऑप्शंस देखने के बाद मुझे आखिरकार एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट मिल जाता है।
लेकिन फिर भी मैं यू जिंग की ओपिनियन को कंसिडर करता हूँ, जिस पर मैं उसका स्क्रीनशॉट और एड्रेस यू जिंगशिंग को सेंड कर देता हूँ। इसके बाद मैं फोन की स्क्रीन को देखता रहता हूँ और अचानक से डीप सोच में चला जाता हूँ, क्योंकि कल यू क्वाइटली ने जो मैसेज मुझे भेजा था वह अभी भी उसी तरह स्क्रीन पर पड़ा था। उसने कहा था, मैंने हस्बैंड को किस किया। फिर उसने कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर मेरा दिमाग अपने आप फैंटेसी में चला जाता है। मैं सोचने लगता हूँ कि जब यू क्वाइटली ने मुझे ये मैसेज भेजा होगा तब वह कैसा दिख रहा होगा। क्या वह फोन स्क्रीन के सामने जोर जोर से हंस रहा होगा, या फिर मेरी तरह वही साइलेंट और डीप एक्सप्रेशन के साथ बैठा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इसका कोई आंसर नहीं था। यू क्वाइटली वापस आ चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आज फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाएगा या नहीं। अगर वह बाहर जाता तो शायद उसे जल्दी उठना पड़ता, लेकिन उसके बुक ग्रुप में कल रात से लेकर आज तक यू क्वाइटली की एक भी आवाज नहीं आई थी। मैं दोपहर तक यू क्वाइटली के रिप्लाई का वेट करता रहता हूँ। फिर अचानक एक मैसेज आता है, हाँ तुम टाइम सेट कर दो, जिस पर मैं रिप्लाई करता हूँ, टाइम तो सेट है, तुम बस मुझे सीधे बता दो। उसी समय मुझे उसकी तरफ से कुछ नॉइजेज सुनाई देती है। फिर मैं पूछता हूँ, क्या तुम अभी बाहर हो, जिस पर यू क्वाइटली एक वॉइस भेजता है और मुझसे पूछता है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि दोपहर के 12 बजे ब्रेकफास्ट करना थोड़ा अजीब था। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, छोड़ो, मुझे इन डिटेल्स से क्या लेना। यू क्वाइटली अगर 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसके थोड़ी देर बाद यू क्वाइटली मुझे एक और फोटो भेजता है, जिसमें एक बहुत सिंपल रामेन दिख रहा होता है, जिस पर जब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि कल रात उसने जो नूडल्स खाए थे उनके मुकाबले ये काफी ज्यादा सिंपल और वेजिटेरियन लग रहे थे। कल वाले नूडल्स में जो बड़ा चिकन लेग था वह भी गायब था, जिस पर मैं क्वाइटली उसे एक रेड एनवेलप भेज देता हूँ और लिखता हूँ, जाकर कुछ अच्छा खा लो, खुद को इतना भूखा मत रखो कि तुम और पतले हो जाओ। यू क्वाइटली नूडल्स का एक बाइट लेते हुए मुझे वॉइस भेजता है, अगर मैं भूख से पतला हो गया तो तुम मुझे पकड़ोगे कैसे, तुम्हें तो वैसे भी मेरी बोन्स पकड़ने में अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यू क्वाइटली ने मेरा रेड एनवेलप एक्सेप्ट ही नहीं किया। यह सुनकर मेरा सिर क्वेश्चन मार्क्स से भर जाता है। मुझे ऐसा फील होने लगता है जैसे ऑनलाइन वाला यू क्वाइटली एंड रियल लाइफ वाला यू क्वाइटली दो बिल्कुल अलग इंसान हो। इंटरनेट पर वह इतना बोल्ड रहता है, लेकिन रियलिटी में वही यू क्वाइटली इतना वीक और रिबेलियस बन जाता है, जिस पर मैं तुरंत सीरियस हो जाता हूँ। उधर दूसरी तरफ चिन मानमन क्वाइटली मुस्कुराता है। वह चेयर पर मिल्क टी लेकर टिका हुआ था। फिर वह सोचते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा उसके साथ कुछ सीक्रेट चल रहा है, लेकिन तब तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रहे थे। अब खुद को देखो, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। और वैसे भी हमारी शादी को आधा साल हो गया है, उसके बाद भी हमारा कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत जवाब देता है, वह अभी भी मेरा हस्बैंड है। मैं उसे कोई भी मैसेज भेजूं, चाहे जितना टीज करूं, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। यह कहने के बाद यू क्वाइटली जल्दी से अपना फोन छुपा लेता है, ताकि किन मनमन अंदर के मैसेजेस न देख सके, वरना कैरेक्टर मार्केटिंग का सारा इफेक्ट खत्म हो जाता। जिस पर किन मनमन हंसते हुए कहता है, छुपाने से कुछ नहीं होगा, अभी जो वॉइस तुमने भेजी थी, क्या तुम्हें लगता है मैंने नहीं सुनी। यू क्वाइटली फिर भी स्टबर्न बनकर कहता है, तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। जिसके तुरंत बाद यूजिंग का फोन फिर वाइब्रेट करता है। किन मनमन उसे देखकर टीजिंग टोन में कहता है, वाह, तुम्हारे लवर ने फिर मैसेज भेज दिया, जल्दी देखो ना। हालांकि यू जिंगशेन के दिमाग में ब्लैक लाइंस चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी यू जिंगशेन चॉपस्टिक्स नीचे रखती है और पॉकेट से फोन निकालकर उसे ओपन करती है, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ एक ही मैसेज भेजा था। यू शांगशेंग, क्या तुम्हें किसी ने गोली मार दी है। कल से लेकर अब तक तुम बार बार यही कह रहे हो कि मुझे मैसेज भेजने वाला इंसान तुम हो। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत टाइपिंग करना स्टार्ट करता है। हस्बैंड, तुमने मुझे गलत समझ लिया। चिन मनमान को बिना गेस किए ही समझ आ जाता है कि यू क्वाइटली ने जरूर फिर कोई शर्मनाक मैसेज भेजा होगा, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त उसके चेहरे की स्मर्क साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर चिन मनमान को अचानक कुछ याद आता है। फिर वह इंकरेजिंग टोन में कहता है, क्वाइटली, तुम ये सब बातें इंटरनेट पर तो तुम कुछ भी बोल लेते हो, लेकिन सामने कैसे बोलोगे, है ना। जिस पर यू क्वाइटली कुछ देर तक चुप रहता है, फिर साइलेंटली अपना चेहरा छुपाता है, हल्का सा मुस्कुराता है और फिर फॉर्मली कहता है, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। इंटरनेट पर बस थोड़ी बेगिंग कर लेता हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं अभी भी छुपता रहता हूँ, एक ऑस्ट्रिच की तरह। जिस पर किन मनमन ठंडे अंदाज में उसे खींचता और दबाता है, फिर हंसते हुए कहता है, जब तुम्हारा दिमाग इतना हॉट हो जाता है तब भी तुम खाली नहीं बैठते। आखिर डर किस बात का है, अभी तो तुम खुद बोल रहे थे कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। यह सुनकर यू क्वाइटली का चेहरा थोड़ा रेड हो जाता है। फिर वह गुस्से में किन मनमन को घूरता है और कहता है, अपनी चीज पियो, क्या मिल्क टी पीते हुए भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो सकता। लेकिन साफ लग रहा था कि वह सच में यू क्वाइटली को और ज्यादा नर्वस करना चाहता था। असल में किन मनमन का मन कर रहा था कि वह यू क्वाइटली को और छेड़े, लेकिन फिर वह सोचता है कि ये दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ किसी को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आखिर अगर फीलिंग्स होंगी तो वो दोनों के बीच धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएंगी।
और अगर फीलिंग्स नहीं होंगी तो जबरदस्ती कुछ करना भी सही नहीं होगा। जिस पर क्वीन मनमन क्वाइटली डिसाइड करता है कि वह बीच में नहीं पड़ेगा। यू क्वाइटली अपने हस्बैंड के साथ कैसे बात करता है यह उसी पर छोड़ देना चाहिए। ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट होना चाहिए। इसी वजह से यू क्वाइटली ने क्रिस्पी रामेन ऑर्डर किया था। हालांकि उस वक्त ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैं शाम को खाने का टाइम चूज कर रहा था क्योंकि यू क्वाइटली अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसके बाद उसे अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा घूमना भी था, जिस पर मुझे लगा कि शायद उसे बाद में भी कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी का टाइम नहीं रख सकता था। काफी सोचने के बाद मैं यू क्वाइटली को टाइम भेजता हूँ तो फिर रात के 9 बजे। अगर धीरे धीरे खाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक खत्म हो जाएगा और मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले इंसान के लिए इतनी देर से खाना कोई बहुत लेट भी नहीं होता। जिस पर यू क्वाइटली रिप्लाई करता है, ठीक है, रात 9 बजे हॉटपॉट रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यू क्वाइटली को फील होता है कि यह पहली बार है जब वह मेरे साथ बाहर खाने जा रहा है, जिस पर उसे लगता है कि उसे थोड़ा और प्रॉपर्ली तैयार होना चाहिए। अभी सिर्फ 8 बजे थे। यू क्वाइटली किन मनमन से कार चलाने के लिए कहता है। वहां पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। अगर रास्ते में ट्रैफिक ना हो तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता। रास्ते में आसपास में एक साइड पर यू श्याओ मारू बेचने वाला स्टॉल दिखता है, जिस पर यू क्वाइटली कार से उतरता है और 3 पैकेट्स खरीद लेता है, साथ में 3 कप्स मिल्क टी भी। फिर वह कैजुअली पूछता है, क्या एक तुम्हारे लिए वापस ले चलूं? कार चलते हुए रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, जिस पर किन मनमन चिन पर हाथ रखकर यू क्वाइटली से पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि फ्यूचर में अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जाओगे? यू क्वाइटली कुछ देर चुप रहता है, फिर वीक आवाज में पूछता है, डेट पर क्यों जाऊं? मैं वैसे भी ज्यादा बाहर नहीं जाता। यह सुनकर किन मनमन कुछ देर के लिए स्ट्रेंजली साइलेंट हो जाता है, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि यू क्वाइटली ऐसा जवाब देगा। उसे लगने लगता है कि शायद उसके दोस्त के दिमाग में सच में कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर किन मनमन फिर पूछता है, तो फिर तुम मेरे साथ बाहर क्यों आए हो? यू क्वाइटली कैजुअली जवाब देता है, क्योंकि हम 2-3 साल से मिले नहीं थे। तुम्हारे साथ बाहर आकर पुरानी बातें याद कर सकता हूँ, लेकिन लू चाओ और मैं तो हर दिन मिलते हैं, हम हर दिन साथ रहते हैं, फिर हमें डेट पर जाने की क्या जरूरत है? यह सुनकर किन मनमन ऑलमोस्ट हार मान लेता है। फिर वह कहता है, घर और बाहर एक जैसे थोड़ी होते हैं। ये वैसे ही है जैसे लोग सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं ताकि वहां का एटमॉस्फेयर फील कर सकें। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत जवाब देता है, लेकिन मैं तो सिनेमा में भी मूवी देखने नहीं जाता, वहां मूवीज बस ज्यादा महंगी होती हैं। उसके अलावा कोई और फायदा है क्या? अगर लाइफ में स्पेशल इफेक्ट्स होते तो शायद इस वक्त किन मनमन के सिर पर हॉपलेस चमक रहा होता। फिर वह सीधा पूछता है, तो क्या तुम अपने हस्बैंड को पसंद करते हो? क्योंकि जब किसी को सच में पसंद करते हैं तो कई ऐसी बातें भी अपने आप समझ आने लगती हैं जो पहले समझ नहीं आती। जिस पर यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता, वह सीरियसली सोचने लगता है, क्योंकि उसका मेरे साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि मेरे हस्बैंड होने की वजह से मेरे लिए उसके दिल में एक स्पेशल जगह है। वह रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि यह जगह अलग है। उसकी अपनी आइडेंटिटी में यू क्वाइटली बस मेरे साथ हाथ पकड़कर चलने तक की जगह रखता था, बाकी चीजों का उसके लिए ज्यादा मतलब नहीं था। फिर यू क्वाइटली धीरे से कहता है, ये पसंद नहीं है, ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर किन मनमन मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तुम उसके साथ जिंदगी बिताओगे तो तुम्हें अपने लिए भी थोड़ा रास्ता बनाना होगा। तुम और लू चाओ ऐसे ही बस साथ नहीं रह सकते। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, कोई को-ऑपरेटिव रूममेट्स नहीं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम उसे पसंद करो। अगर कर पाओ तो वही सबसे अच्छा होगा, चाहे उसका स्वभाव ब्राइट हो या फिर बिल्कुल आइस जैसा कोल्ड। तुम्हें अपने दिल में कुछ तो फील होना चाहिए। जिस पर यू क्वाइटली फिर चुप हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी धीमी आवाज निकलती है, ये बात बहुत डेंजरस लग रही है। यू क्वाइटली और किन मनमन कार में 20 मिनट से ज्यादा फंसे हुए थे और अब टाइम 8:40 हो चुका था। जिस पर अचानक यू क्वाइटली को फील होता है कि शायद वह आज की मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। वह तुरंत अलर्ट हो जाता है, नहीं, अगर मैं लेट हो गया तो कितना एम्बेरसिंग होगा। लेकिन किन मनमन काफी काम रहता है क्योंकि ट्रैफिक जाम उसके हाथ में नहीं था। जिस पर यू क्वाइटली अचानक कहता है, नहीं, मुझे पहले कॉल करनी होगी। हालांकि अभी भी लेट नहीं हुआ था, लेकिन उसके लिए यह बिल्कुल वैसे था जैसे कॉलेज में एक दिन पहले लीव मांगनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ वही लीव काउंट होती है जो पहले से ली जाए। यह देखकर किन मनमन नोटिस करता है कि यू क्वाइटली फोन निकालकर नंबर डायल करने वाला है, जिस पर वह उसे काइंडली रिमाइंड करता है, आवाज थोड़ी सॉफ्ट रखना, ज्यादातर लड़कों को जेंटल लड़कियां पसंद आती हैं। चिन मनमन अभी बोल ही रहा था, तभी यू क्वाइटली के हाथ में पकड़े फोन से कॉल लग जाती है और बहुत जल्दी उसमें से मेरी आवाज आने लगती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, किन मनमन अपनी आईब्रोज उठाता है, फिर चुप हो जाता है। वह कुछ नहीं बोलता, बस यू क्वाइटली को एनकरेजिंग नजरों से देखता रहता है। जिस पर यू क्वाइटली एक गहरी सांस लेता है। यू क्वाइटली सच में बहुत कावड़ था। लू चाओ, मैं इस बार सच में समझ जाता हूँ, इंटरनेट वाला यू क्वाइटली और रियल लाइफ वाला यू क्वाइटली दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। अगर ये वीचैट पर होता
तो शायद यू क्वाइटली आते ही मुझे हस्बैंड बुला देता, और ऑनेस्टली वह सुनने में काफी कूल लगता, लेकिन रियलिटी में यू क्वाइटली बहुत ज्यादा सोचता है। वह जो भी बोलता है उसके पहले हर वर्ड का रिजल्ट सोचता है। लगता है हमारी तरफ थोड़ा ट्रैफिक जाम है। यू क्वाइटली अभी अगला सेंटेंस बोलने ही वाला था, तभी उसके बगल में बैठे किन मनमन की आवाज सुनाई देती है। वह शायद किसी को वॉइस भेज रहा था, तुम्हें अब भी मेरे पास आने की शर्म नहीं है? तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, इतने दिन घर से बाहर रहे, और कल रात जाकर तुम्हें याद आया कि मुझे मनाना चाहिए, फिर भी तुमने मुझे ठीक से मनाया तक नहीं। दो बातें बोलकर उल्टा कह दिया कि तुम्हें सोना है। क्या कोई फियांसे ऐसा करता है? मैं बता रहा हूं, तुम मुझे खोने वाले हो, समझे? चिन मनमान का टोन बहुत फियर्स था, जिस पर उसके बगल में बैठा यू क्वाइटली थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अमन ने अभी थोड़ी देर पहले ही उसे जेंटल रहने को कहा था। मुझे फोन के दूसरी तरफ से बहुत हैवी मर्मर सुनाई देता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं सुन पाता, लेकिन इतना समझ आता है कि कोई किसी को डांट रहा है, जिस पर मैं पूछता हूं, उधर कौन किसी को डांट रहा है? यू क्वाइटली धीरे से जवाब देता है, मैं कार में हूं, किन मनमन किसी को समझा रहा है। मैं तुरंत कहता हूं, वो तुम्हें तो नहीं डांट रहा ना? जिस पर यू क्वाइटली जल्दी से बोलता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वह नॉर्मली बहुत जेंटल है, वह यूजुअली किसी को डांटता नहीं। यह सुनकर किन मनमन वॉइस भेजना बंद कर देता है, फिर वह टाइपिंग करना स्टार्ट करता है, लेकिन साफ दिख रहा था कि टाइपिंग करते हुए भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। मैं कुछ देर चुप रहता हूं, फिर धीरे से कहता हूं, ठीक है, ट्रैफिक जैम है तो कोई बात नहीं, आराम से आना, जल्दी मत करना, सेफ्टी का ध्यान रखना। जिसके बाद मैं वेटर से भी थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता हूं, सॉरी, मेरे दो फ्रेंड्स रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हैं, शायद उन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। 9:20 हो चुके थे, लेकिन यू क्वाइटली और किन मनमन अभी तक हॉटपॉट रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे थे। फिर अचानक मेरे पास मैसेज आता है, हम पहुंच गए। जिस पर मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, तो फिर सीधे अंदर आ जाओ, मैं भी अभी आया हूं, वेटर अभी मेन्यू देकर गया है, तुम लोग आओ, फिर साथ में सूप बेस चूज करेंगे। इसके बाद मैं क्वाइटली टेबल नंबर यू क्वाइटली को भेज देता हूं, फिर मैं आसपास की खाली टेबल्स को देखता हूं। अच्छी बात थी कि आज ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे, वरना मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं बैठ पाता। मैंने जानबूझकर कॉर्नर वाली टेबल चूज की थी, क्योंकि मैं रियल लाइफ वाले यू क्वाइटली को देखकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करना चाहता था। जब यू क्वाइटली और किन मनमन अंदर आते हैं, तब मैं उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। मेरे हाथ में अभी भी ईस्टर एग्स की छोटी सी बुलेटिन थी, जिसे मैं कैजुअली पलट रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आते हैं, यू क्वाइटली बहुत धीरे से बोलता है, लू चाओ। जिस पर मैं पीछे मुड़कर उसे देखता हूँ। यू क्वाइटली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने इमेजिन किया था, बहुत शांत, बहुत सिंपल। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सच में कोई क्वाइट सा एहसास हो। अगर मैं बस वीचैट की उसकी चैट हिस्ट्री भूल जाऊं तो शायद वह और भी नॉर्मल लगता। यू क्वाइटली बैठ जाता है, फिर अपने हाथ में पकड़ी मिल्क टी और जांग्यू मीट बॉल्स मेरे सामने रख देता है। फिर थोड़ी ऑकवर्ड आवाज में कहता है, मीट बॉल्स थोड़े ठंडे हो गए हैं, अगर तुम्हारा मन ना हो तो मत खाना, बाद में मैं खुद क्वाइटली खा लूंगा। असल में उसके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से मीट बॉल्स ठंडे नहीं होने चाहिए थे। यह सोचकर यू क्वाइटली अंदर ही अंदर थोड़ा रिग्रेट करता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं और कहता हूं, कोई बात नहीं। फिर मैं मीट बॉल्स को साइड में रख देता हूं, क्योंकि पहले गेस्ट्स को हैंडल करना जरूरी था। बहुत जल्दी हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर कर देते हैं। इसके बाद डिपिंग सॉस बनाने की बारी आती है। यह काम वैसे भी आसान था, इसलिए जैसे ही यू क्वाइटली उठता है, मैं भी उसके साथ उठ जाता हूँ। जिस पर पीछे बैठा किन मनमन हम दोनों को देखता है। फिर अचानक उसका मन नहीं करता कि वह हमारे बीच आए। वह कैजुअली कहता है, यू क्वाइटली, तुम मेरा सॉस बना देना, तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है। जिस पर यू क्वाइटली पीछे मुड़कर मुझे देखता है, फिर सामने बैठे किन मनमन को देखता है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, क्या तुम सीरियसली चाहते हो कि मैं यहाँ सर्वेंट बन जाऊं? लेकिन उस वक्त मैं अंदर ही अंदर सीक्रेटली खुश हो रहा था, हालांकि मेरे चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा था। यू क्वाइटली एक गहरी सांस लेता है, फिर सॉस टेबल के नीचे से 3 छोटे बॉल्स निकालता है। छोटे इंग्रेडिएंट्स रखने में आसानी हो, इसलिए वह अपने हाथ के 2 बॉल्स मुझे पकड़ा देता है। फिर कहता है, कोई भी काम हो लू चाओ, तुम हेल्प कर दो। मैं बॉल्स लेते हुए उसकी तरफ देखता हूँ, फिर हल्का सा हंसकर कहता हूँ, तुम तो हस्बैंड बोलने में बड़े स्मूथली थे, अब अचानक से नाम क्यों लेने लगे? यह सुनकर यू क्वाइटली के चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन फिर वह तुरंत नॉर्मल हो जाता है। फिर बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है, क्योंकि वह सब मेरा सेकंड पर्सनालिटी बोल रहा था। सेकंड पर्सनालिटी ने जो भी मैसेज भेजे, उनका मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। मैं उसकी तरफ देखकर हंस देता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम्हारा फोन खुद अपने आप मैसेज भेज रहा था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये रीजन वैलिड है तो ठीक है। यह सुनकर यू क्वाइटली पूरी तरह हेल्पलेस दिखने लगता है। फिर मैं उसे देखकर कहता हूँ, अब तुम थोड़े बोल्ड हो गए हो। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। इसी दौरान जब हम दोनों सॉस मिक्स कर रहे होते हैं, तभी हमारे ऑर्डर्ड डिशेस भी टेबल पर आ जाती हैं। अचानक यू क्वाइटली अपना सिर पकड़ लेता है, ओह, मैं फोटो लेना भूल गया। जिस पर वह जल्दी से अपना फोन निकालता है, सामने रखे बहुत सारे मीट वाले डिशेस की फोटो खींचता है और फिर उसे भेज देता है। बुक फ्रेंड ग्रुप में उसने बस रिप्लाई किया, फिर एक और दिन, पुराने प्रॉमिस की तरह। लेकिन यू क्वाइटली ने जैसे ही मैसेज भेजा और फोन रखने वाला था, तभी उसके बगल से मेरा स्पेशल नोटिफिकेशन वाला टोन बज जाता है। उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि एकदम अलग से सुनाई देती है। मैं उस वक्त सिर नीचे करके मीट बॉल खा रहा था, लेकिन जैसे ही वह आवाज आती है, मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आती है,
जिस पर अगले ही पल मैं सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखता हूँ। सबसे पहले मेरी नजर यू क्वाइटली पर पड़ती है। यू क्वाइटली मुझे देख रहा था। फिर मैं किन मनमन को देखता हूँ। किन मनमन भी मुझे ही देख रहा था। यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह नॉर्मली ऐसी जगह पर सीन क्रिएट नहीं करता। उसके हिसाब से हस्बैंड वाइफ की बात घर जाकर डोर बंद करके आराम से करनी चाहिए। लेकिन किन मनमन चुप नहीं रहता। वह ऐसे बोलता है जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए स्टैंड ले रहा हो। क्वाइटली, तुम्हारे हस्बैंड किस अच्छी बहन को स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। यह सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं कहता हूँ, और किसे स्पेशल अटेंशन दूंगा, बस यू क्वाइट को, जो हमेशा ग्रुप में साइलेंटली छुपा रहता है। लेकिन आज यह बात साफ करनी जरूरी थी, क्योंकि भले ही यू क्वाइटली ने अभी ज्यादा नहीं सोचा हो, लेकिन अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड के दिमाग में कुछ बैठ गया तो धीरे धीरे वही बात यू क्वाइटली के दिमाग में भी आ जाएगी। क्वाइटली, मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिस पर यू क्वाइटली चुपचाप मेरे बाउल में एक पीस मीट रख देता है। फिर धीरे से कहता है, पहले खाना खाओ। उसका चेहरा थोड़ा रेड हो रहा था। शायद उसे लग रहा था कि अभी एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वैसे भी बाद में बात हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं है तो हॉट पॉट का मूड खराब करने का भी कोई मतलब नहीं था। मैं फिर कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं यू क्वाइटली को देखता हूँ तो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि इस वक्त हॉट पॉट बस हॉट पॉट होना चाहिए। जिस पर मैं क्वाइटली यू क्वाइटली के बाउल में खाना डालना शुरू कर देता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि यू क्वाइटली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता तो मैं और भी ओपनली उसके बाउल में खाना डालने लगता हूँ। और अब सबसे ज्यादा रिग्रेट मुझे यही हो रहा था कि यू क्वाइटली के सामने फोन को पहले ही साइलेंट कर देना चाहिए था। यू क्वाइटली खुद अपने लिए कुछ भी नहीं ले रहा था। मैं पॉट में से सारा मीट निकालकर उसके बाउल में डाल देता हूँ और लगभग खुद कुछ नहीं खाता। खाना खत्म होने के बाद मैं उठकर बिल देने चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कितना अमाउंट आया था, लेकिन उसी वक्त यू क्वाइटली ने वीचैट पर सीधे मुझे 500 भेज दिए। जब मैं वापस आता हूँ तब तक दोनों लड़कियां भी अपनी चीजें समेट चुकी होती हैं, क्योंकि यहाँ हम किन मनमन की कार से आए थे। चिन मनमान को पहले से पता था कि यू क्वाइटली मेरे साथ घर जाएगा। जिस पर अलग होने से पहले किन मनमन यू क्वाइटली के कंधे पर हाथ मारता है और कहता है, अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यू क्वाइटली सिर हिला देता है। उसे पता था कि किन मनमन किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मेरे और उसके बीच अभी भी एक बात बाकी थी। लेकिन यू क्वाइटली खुद पूछना नहीं चाहता था। अगर मैं खुद से एक्सप्लेन नहीं करता तो वह भी ऐसे ही कुछ नहीं पूछता। असल में यू क्वाइटली कब से उस बात का प्रूफ लेकर बैठा था, ये शायद डिवोर्स वाले दिन तक चलता। लेकिन यू क्वाइटली चाहता था कि मैं खुद एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वह मेरे साथ आखिर तक जाएगा, और उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वह मुझे पसंद करने की कोशिश करेगा। बस मुझे एक सही रीजन देना था। अगर मैं उसे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दूं तो वह खुद को समझा लेता। जिस पर रास्ते भर यू क्वाइटली चुप रहता है। वह फोन नहीं देखता और खुद से कोई बात भी स्टार्ट नहीं करता। घर पहुंचने के बाद यू क्वाइटली शायद गुस्से में थोड़ा तेज चलने लगता है, जिस पर मैं तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उस वक्त यू क्वाइटली के दिल में एक अजीब सा ऑकवर्ड फीलिंग था। असल में वह अभी भी गुस्सा था। हॉट पॉट रेस्टोरेंट में चुप रहने का मतलब ये नहीं था कि बात खत्म हो गई। मैं उसका हाथ पकड़कर नहीं छोड़ता, और शायद मेरी पकड़ थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यू क्वाइटली सिर नीचे करता है, फिर उसकी नजर धीरे धीरे मेरे हाथ से मेरे चेहरे तक आती है, और उस वक्त मैं उसे बहुत सीरियसली देख रहा था, लेकिन मुझे अभी भी कुछ रियलाइज नहीं हुआ था। जिस पर यू क्वाइटली हल्का सा हंस देता है। वह मुश्किल से एक स्माइल बनाता है, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेता है। उसकी रिस्ट थोड़ी रेड हो गई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस यू क्वाइटली के मूड पर था, इसलिए मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया था। यू क्वाइटली अपनी रिस्ट को धीरे से रब करता है, फिर धीरे से कहता है, लो चाओ, कल बात करेंगे, मैं आज थोड़ा टायर्ड हूँ। असल में यह उस नातनी उसके हिसाब से शायद कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था ही नहीं, लेकिन यू क्वाइटली यह बोलने के बाद भी वहीं खड़ा रहता है। वह जाता नहीं, क्योंकि वह मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता था। बस वह कभी भी अपनी बात क्लियरली नहीं कहता। उसकी पर्सनैलिटी हमेशा से ऐसी ऑकवर्ड थी। मैं धीरे से कहता हूँ, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे। उसी दौरान मुझे एक वेब नॉवेल ऑथर दिखा जिसके रिजल्ट्स तुम्हारे जैसे थे, इसलिए मैंने उसे स्पेशल अटेंशन पर रखा, क्योंकि वह अक्सर ग्रुप में आता था और मैं उसे पकड़ना चाहता था। फिर बाद में मुझे पता चला, मैं प्रॉमिस करता हूँ, उससे मेरी कभी प्राइवेट बात नहीं हुई, पेंगुइन पर भी नहीं। ग्रुप में इतने लोग थे कि शायद वह मुझे पहचानता तक नहीं होगा। मैं उसे शॉर्ट में पूरी सच्चाई बता देता हूँ। यू क्वाइटली ध्यान से मेरी बात सुनता है, लेकिन जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूँ उसके दिल में अचानक गिल्ट आने लगता है, क्योंकि रिसेंटली वह खुद भी ग्रुप में बहुत टाइम वेस्ट कर रहा था। फिर वह धीरे से पूछता है, वो ऑथर लड़का था? अब वह गुस्सा नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑथर कोई लड़का होगा। आखिर लू चाओ ऐसा इंसान नहीं था जो जानबूझकर किसी फीमेल ऑथर के पीछे जाए। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, मुझे नहीं पता, हमने कभी बात नहीं की। तो ऑथर लड़की भी हो सकती है। बुक लिखने का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन यू क्वाइटली चुपचाप यही सोचती है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ। जिस पर इस टाइम तुम्हें बात को फ्लो के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि वो एक मेल ऑथर है, क्योंकि अगर जिस पर्सन पर तुम ध्यान दे रहे हो
वो एक फीमेल ऑथर निकलती तो यू क्वाइटली को समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, जिस पर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, अपनी बैग सीधी करती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कहती है, असल में तुम्हें मुझे जानबूझकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बस सीधा बोल दो। यह कहकर यू क्वाइटली मुड़ती है और वहां से चली जाती है, जिस पर मैं उससे कहता हूँ, अगर तुम नाराज नहीं हो तो अपने रूम में जाकर सो जाओ, आज रात भी जेट लैग कंटिन्यू होने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। जिस पर मैं यू क्वाइटली की पीछे जाती हुई बैग को देखता रहता हूँ। मैंने तो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो क्या यू क्वाइटली सच में नाराज नहीं है? विमेन सच में बहुत वियर्ड क्रीचर्स होती हैं। जब वो नाराज होती हैं तब भी कहती हैं कि वो नाराज नहीं है, और जब वो नाराज नहीं होती हैं तब भी वही कहती हैं। यहाँ तक कि शावर लेने के बाद भी वो यही बोलती हैं कि वो नाराज नहीं है। इसके बाद मैं बेड पर लेट जाता हूँ और फिर वीचैट पर यू क्वाइटली को एक बार फिर मैसेज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रियलिटी में पूछने से ज्यादा आसान वीचैट पर पूछना होगा। जिस पर मैं उसे टाइप करके भेजता हूँ, तो क्या तुम अभी भी नाराज हो? लेकिन यू क्वाइटली रिप्लाई नहीं करती है, यहाँ तक कि ऊपर टाइपिंग का भी कोई डिस्प्ले नहीं आता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि इस टाइम यू क्वाइटली के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, शायद वो शावर लेने गई होगी। आगे मैं और यू क्वाइटली के बीच की लास्ट चैट रिकॉर्ड को देखता हूँ, जो उस ट्रांसफर पर जाकर रुकती है जो यू क्वाइटली ने मुझे भेजा था। ऑफ कोर्स उस पैसे को लेना पॉसिबल नहीं था। मैं अपनी वाइफ और उसकी फ्रेंड्स को हॉट पॉट खिलाने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता और ऊपर से अपनी वाइफ से पैसे भी नहीं ले सकता, जिस पर मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं प्लान करता हूं कि 24 घंटे पूरे होने दूं ताकि वो अमाउंट अपने आप रिफंड होकर यू क्वाइटली के पास वापस चला जाए। करीब 10 मिनट बाद यू क्वाइटली फाइनली रिप्लाई करती है, जिस पर उसका मैसेज आता है, मैं अपने हस्बैंड से कैसे नाराज हो सकती हूँ। मॉम भी जानती है कि मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है तो वो मेरे हस्बैंड है। यह सुनकर मेरा मुंह थोड़ा खुला का खुला रह जाता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यू क्वाइटली ऐसा रिप्लाई करेगी, लेकिन इसके साथ ही मेरे दिल को थोड़ी राहत भी मिलती है, क्योंकि अगर यू क्वाइटली ऐसा बिहेव कर रही है तो शायद इसका मतलब है कि वो सच में नाराज नहीं है। और फिर उसके तुरंत बाद यू क्वाइटली मुझे एक और मैसेज भेजती है। वो लिखती है, मैं अभी रेड एनवेलप रिसीव करने वाली हूँ, जिस पर मैं वो मैसेज देखते ही थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, फिर चुपचाप वीचैट का इंटरफेस काट देता हूँ और डेट बनने का प्लान करता हूँ। इसके बाद मैं यू क्वाइटली की बुक पर चला जाता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मैंने उसे देखा ही नहीं था। आज नोटिफिकेशन रिंगटोन ने तो मेरी जान ही ले ली थी। ग्रुप में बहुत सारी मैसेजेस आई हुई थी, जिस पर मैं सीधे होम पेज से ग्रुप ओनर यू क्वाइटली की लेटेस्ट 2 चैट रिकॉर्ड्स देखने लगता हूँ। उनका टाइम वही था जब हम लोग हॉट पॉट खा रहे थे। वहां एक फोटो थी और उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आज फिर मेरे हस्बैंड के साथ डेट पर जाने वाला एक और दिन है। जिस पर मैं नीचे की बाकी चैट को रफली पढ़ता हूँ। ज्यादातर लोग यही बोल रहे थे कि जो यू क्वाइटली फिर से अपने हस्बैंड के साथ चली गई है, और कुछ लोग लेट नाइट पॉइजनिंग के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। हालांकि यू जिंगशियन कई बार बोल चुकी है कि वो शादीशुदा है, लेकिन ग्रुप में हमेशा नए लोग आते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है। जिस पर मैंने डायरेक्टली एड करके यू क्वाइटली से पूछा, क्या ऑथर मैरिड है? ऑन ऑफ कोर्स यू क्वाइटली के रिप्लाई का इंतजार करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ग्रुप में बाकी एक्टिव लोग तुरंत मेरे सवाल का जवाब देने लगते हैं। जिस पर उनमें से एक कहता है, ऊपर वाला डेफिनेटली नया मेंबर है। ऑथर की शादी हुए आधे साल से भी ज्यादा हो चुका है। शादी के बाद से वो खुद को हमेशा 38 साल की मैरिड वुमन बोलती रहती है। फिर दूसरा पर्सन लिखता है, उसने अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए 3 दिन की छुट्टी ली थी। और फिर एक और मैसेज आता है, उसने सॉफ्ट स्ट्रॉबेरीज सुखा दी, अब वो पहले की तरह एक्टिव नहीं रहती है, हर दिन बस फिशिंग करती रहती है। जिस पर कोई और कहता है, मुझे तो वो टाइम बहुत मिस होता है जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उस टाइम वो बहुत मेहनती थी। फिर एक और मैसेज आता है, लेकिन शादी के बाद हर 3 दिन में छुट्टी मांगती है, या तो डेट पर होती है या फिर बेबी के साथ होती है। ये सुनकर मैं आधे प्रोविंस तक साइलेंट हो जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से बात को कवर करता हूँ और यू क्वाइटली की बुक पर क्लिक कर देता हूँ, जिस पर मैं उसकी लेटेस्ट बुक खोलता हूँ और उसमें सच में बहुत सारे लीव नोट्स दिखाई देते हैं। हनीमून पर हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, हस्बैंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, इसलिए 2.5 महीने की छुट्टी, फैमिली ऑफ 3 को बाहर घुमाने ले जा रही हूँ, इसलिए 2 दिन की छुट्टी, आधा दिन की छुट्टी। ये सब देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ, जिस पर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या यू क्वाइटली का सच में यू के साथ एक बच्चा भी है?